हाँ, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। ओके ओके, ठीक है। आज तो सब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक, प्रारंभ करते हैं। मैं आज उपस्थित सभी अभ्यर्थियों एवं आज के वक्ता का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएनयू पे परिचर्चा नाम से एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जो प्रत्येक रविवार को आयोजित की जाती है। और उसमें हेमंत भैया का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो आज आप जो मतलब जेएनयू के हमारे सीनियर हैं, अगर हम उसके लिए तैयारी करें तो हमारे सीनियर हुए, तो उनको अनुभव हम सुनेंगे और अपनी समस्याओं को उनके साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए, जैसा कि भारतीय संस्कृति में हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम दीप प्रज्वलन करते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। क्या दिक्कत आ रहा है? तो जैसा कि अभी हम दीप प्रज्वलन किए हैं और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में आज के वक्ताओं का परिचय देना चाहूँगा। उसके तत्पश्चात वो एक एक करके वो अपना आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे, साथ में आपके प्रश्न भी ले सकेंगे। तो हमारे साथ जो आज के वक्ता हैं अंकेश भाटी जी हैं, जिन्होंने स्नातक अपना जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है और जेएनयू 2020 में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था इन्होंने। अ, दूसरे वक्ता हैं लक्ष्मण, स्नातक उन्होंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से इन्होंने भी किया है और जेएनयू के वर्तमान में जेएनयू के छात्र हैं। और तीसरे वक्ता हैं आर्यन प्रताप, स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने किया है। और चौथे वक्ता के रूप में करण गोस्वामी, राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। तो अब हम सबसे पहले अंकेश भाटी जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज हम सभी के साथ अपने जो जेएनयू की तैयारी के दौरान जो अनुभव रहे और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो उन्हें ऐसा लगा हो कि इन चीजों को करते तो और अच्छा हो सकता है, वो सभी अनुभव साझा करें। अंकेश भाटी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जी जी, सबसे पहले धन्यवाद हेमंत और शुभम कि मुझे मौका दिया आपने। और जैसा कि आप अभी बताया, सो हमने
मेरा नाम अंकेश पाटी है और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केएन कॉलेज से हुई है। और हिंदी से मैं अभी स्नातकोत्तर कर रही हूँ, एमए कर रही हूँ जेएनयू से। और इसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करेंगे आगे, जैसा कि है कि प्रश्न और उत्तरों में से हमें ज्यादा पता चलता है, पर फिर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता दूं कि मेरी तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले जरूरी बात जानने की ये है कि जो अभी तो आपके लगभग है ही है, सितंबर में एग्जाम ही है। तो मेरी जो तैयारी रही है, मैं मोटे तौर पर बताना चाहूंगी कि वो 6 महीनों का अगर बोले तो उससे ज्यादा की मुझे नहीं लगता कि आपको, जो बच्चे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर 6 महीने बहुत ही इनफ होते हैं। 6 महीने अगर 7-8 घंटे की आप बहुत ही सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं। और अगर किताबों की बात कर ले तो हमारे क्या था कि 2019 का जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव था और बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल था। तो उस समय हमें पता नहीं था कि कौन सी किताबें, अभी तो अगर हम बताए तो आपको बहुत सारी किताबें बता सकते हैं कि ये पढ़ लिए, पर उस समय क्या था कि लिमिटेड सोर्स से किया था। मैं मानती हूँ कि जितना कम आप किताबें पढ़ते हैं पर उन्हें जितनी बार पढ़ते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो मैंने पढ़ी थी वो थी पांडे। उसको तो ये था कि एक तरह से पूरा का पूरा चार्ट ही लिया था। सीधी सी बात है, ये मुझे कहने में कोई भी ऐसे हर्ज नहीं है कि पांडे को कितना ज्यादा पढ़ा था। और रामचंद्र शुक्ल है और नेक्स्ट सेकंड पेपर की आती है वो, और विश्वनाथ त्रिपाठी। जैसा कि मेरा जो है हिंदी नहीं था सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं था। और 2019-20 में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और जब 2019 में मैंने सोचा कि मुझे आगे क्या करना है तो एमए का ऐसा ख्याल आया कि चलो एमए करते हैं। तो मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी था, तो मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री में ही करूंगी एमए। तो मैं हिस्ट्री में ही कर रही थी तैयारी अक्टूबर 2019 तक। और फिर पता नहीं मुझे ऐसे ही लगा, फिर एक कोई सीनियर थे जेएनयू के, उन्होंने कहा कि चलो तुम हिंदी में कर लो, हिंदी में हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं सोचा कैसे क्या करना। तो उसी टाइम अक्टूबर 2019 से हिंदी की तैयारी स्टार्ट की। और उस समय मार्च में फॉर्म आने थे 2020 में, और मई में एग्जाम होना था। बाद में कोरोना वाली जो चीज थी वो तो बाद में हुई, पर ये था कि मई में एग्जाम था। तो मैंने 1 नवंबर से, मुझे आज भी डेट याद है कि 1 नवंबर से मैंने तैयारी शुरू की थी जेएनयू की। और उस समय सिर्फ 2 किताबें थी, क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं थी, मुझे कोई पता नहीं था कि क्या करना है। तो मार्केट से जाके जालोरी गेट से सिर्फ एक पांडे और शुक्ल खरीदी थी। हालांकि बाद में पता चला कि और भी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। और उससे पहले ये था कि जैसे भी छोटी मोटी तैयारी चल रही थी उससे मुझे लग रहा था कि चलो मेरी अच्छी चल रही है तैयारी, हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस था। पर जब मई में जब आगे खिसकने लगे और जब टेलीग्राम पर गए, तो आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम यूज कर रहे होंगे, टेलीग्राम पर टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। तब वहां गए तो वहां पर देखा कि डीयू बीएचयू के बच्चे हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, और हम वहां पर कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सारे के सारे फैक्ट्स देख लीजिए या फिर सारी की सारी जो भी चीजें हैं उन्हें एकदम याद थी। और वो बहुत, उनकी तैयारी अच्छी होती है क्योंकि उन्होंने 3 साल तक पढ़ा है। और जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं, भले ही, और बहुत से बच्चे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन में हिंदी रही है पर उनके कॉलेज अच्छे नहीं रहे हैं, तो उनमें वो क्या है कि इतना कुछ हो नहीं पाता, हमारी समझ भी इतनी नहीं बैठ पाती। तो सच बताऊंगी मैं कि जब आप बात तो कथन और कारण वाले क्वेश्चंस भी आए, फिर जब पेपर देखा तो उसमें क्या होता है कि आपने फिर जो जो मेरे पास समय था, जो तैयारी का जो समय था, उसमें कितना मेहनत की, उसमें कितना लगाया, वही चीजें ज्यादा मैटर करती है। भले ही नहीं था मेरे पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, भले ही ये था कि कोई इतनी समझ नहीं थी, पर एक चीज थी कि जब फिर बाद में जब पढ़ने लगे तो ये था कि इतना मतलब खुद को उसमें झोंक दिया था कि शुक्ल जी सपने में आने लग गए। ये सच बात है, क्योंकि कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर वो सारी चीजें हो रही थी कि यार इतना कैसे करेंगे। टेलीग्राम पर जब देते थे और ऐसा कोई एक फैक्ट या कोई एक लाइन नहीं आती थी, तब भी ऐसे लगता था कि डिप्रेशन जैसा हो जाता था कि यार इन बच्चों को ये लाइन आ रही है, मुझे ये लाइन क्यों नहीं आ रही। तो ये चीजें थी। और मैं देखिए अभी आपके पास 1.5 महीना है, मैं ऐसे कुछ नहीं बताऊंगी कि जो चीजें होती है कि ये पढ़ लीजिए आप, वो पढ़ लीजिए, छोटी छोटी चीजें इसको हमें देखनी पड़ेगी। जब आप ऑप्शन आज को करेंगे तब तो ये कैसे चीज जब इससे अलग चल क्या करेंगे, यार जिनको नाम भी नहीं सुना उन्होंने वो भी देखने लग जाते हैं। और एक सबसे जरूरी चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मेरा ये था कि जब मैं पढ़ती थी आगे ऐसा नहीं कि चलो फोन है मेरे पास, मैं फ्री टाइम में हूँ तो मैं उस लेखक के बारे में ही पढ़ने लग जाती थी। अच्छा ये है, अच्छा इनकी लाइफ ऐसी थी, अच्छा इनके बारे में ऐसा था। भले वो जो
जैसे अब निराला जी की या कोई भी ऐसे उनकी लाइफ के बारे में पढ़िए आप। और ये था कि फ्री टाइम में हम क्या करते हैं कि चलो अभी मेरे पास फ्री टाइम है, मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो उसमें भी मेरा ये था कि मैं जो तर्पण करके या फिर मनोज मुंतशिर जो भी है, जिनकी भी उनकी कविताएं हिंदी में आती है, वो कि क्या पता मैं कुछ सुनूं और उसमें से निकल जाए और मेरा प्रश्न बन जाए। और कॉन्सेप्ट क्लियर वाली जो चीज है, जो चीजें जो कथन कारण में मेरे बहुत काम आई कि देखिए सीधी सी बात है, मैंने चिंतामणि नहीं पढ़ी, मैंने जो भी चीजें है, जो नामवर सिंह की जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो टॉपर्स अभी आपको बताते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं थी ना 2019 का जो पेपर था वो आपको पता है कैसा था। अभी आप 2020 का पेपर देखेंगे तो वो उसमें जमीन आसमान। 2019 पेपर देखे वो हलवा पेपर था एकदम, इसे कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। तो वही देखकर हम तैयारी कर रहे थे। तो उस हिसाब से फिर जब वहां पर बैठे एग्जाम हॉल में, तब ये था कि जो कॉन्सेप्ट थे ना, जो नेट से जो पढ़ा था, जो गूगल से पढ़ा था, भले ही हमने पांडे से जो है वो रट लिए थे फैक्ट, वो भी काम आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स भी नहीं आए थे, फैक्ट्स भी तो आए थे। फैक्ट्स तो एक भी, और एक बात बहुत आप क्लियरली ध्यान से रखिए कि कथन और कारण में आप गलती कर रहे हैं, गलती हो गई समझ से, वो स्वीकार कर ली जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ के जो बच्चे हैं वो भी वो गलती कर सकते हैं। पर अगर फैक्ट्स में आपने गलती कर दी ना, वो महंगी पड़ेगी। क्योंकि फैक्ट्स क्या है कि सब अच्छे रट रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं रट रहा, उनको पता है कि फैक्ट्स कहाँ से उठा के, तो फैक्ट्स में गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही कि सारे के सारे आप फैक्ट्स ऐसे रटते ही जा रहे हैं, जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रटिए। और 2020 के पेपर से एक चीज मालूम पड़ी है हमें कि जेएनयू जो 2021 में पेपर देगा वो बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट्स पूछेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हलवा फैक्ट्स लाके पूछ लेगा कि अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखी, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो निराला की। ये बहुत ही ऊपरी फैक्ट है। अगर ये समझ के आप ये याद करके आप सोच रहे हो कि मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। सीधी सी बात बोल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि जेएनयू जो पूछ रहा है बहुत अच्छे फैक्ट्स पूछ रहा है, और ऐसा नहीं है कि इतना अंदर से पूछ रहा है कि कहीं पर भी नहीं है, फिर पूछ रहा है आपकी इतनी समझ लेगा ना। जैसे हमारे प्रोफेसर्स वगैरह है, तो अभी मैं देख रही थी कि पूनम मैम हमें कुछ पढ़ा रहे थे, तो फिर मैंने देखा कि सिसोदियो रूढ़ियो मारो काई गल्लेसी जो मीरा का है, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये, फिर उनकी पुस्तक की जो भूमिका पढ़ी तो उनमें से जो मेन पॉइंट्स है वो उसमें आए हुए हैं उस प्रश्न पेपर में। तब मैंने सोचा कि ये जो लोग हैं, जैसे शुक्ल के भी कुछ कथन पूछ रहे हैं, तो वो ऐसे स्टैंडर्ड कथन पूछ रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे आप ये तो सब पढ़ते हैं कि मधुशाला किसने रची है, सबको पता है कि हरिवंश राय बच्चन ने रची है, पर उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो किस बारे में था। वो जो नवीन का था वो ऐसा लग रहा था कि हरिवंश राय बच्चन का है, पर वो बच्चन की थी नहीं, ऐसे करके वो कंफ्यूज कर रहे थे। और जैसे और कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी होती है। ये ना आप वहां पर पेपर देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आधुनिकता सदैव परंपरा विरोधी कैसे होती है। तो कथन और कारण के जो प्रश्न है ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं कि यार मैं कैसे करूंगा, क्या होगा मेरा, तो ये सोचिए कि आपकी जो समझ है, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपने जो 20-25 साल की जिंदगी जी है ना, वो भी काफी काम आ जाएगी उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबें रटने से। और बहुत ही अच्छे प्रश्न भी आ रहे हैं, और आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, बहुत तसल्ली से जवाब दूंगी, क्योंकि अभी तो मैं धारा प्रवाह बोलती जाऊंगी तो फिर मेरा ही समय हो जाएगा। अभी 10-15 मिनट तो ऐसे ही हो गए, और भी वक्ताओं को बोलना है, तो क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छे से तसल्ली से हमारी बात होगी। तो अभी जो है मैं चाहती हूँ कि आगे वाले वक्ताओं को भी मौका मिले, तो आप क्वेश्चन आंसर अपने तैयार रखिएगा। बाकी तो जो चीजें हैं वो बातें होंगी ही हमारी। धन्यवाद अंकित भाटी जी, आपने सार रूप में जो आपका अनुभव रहा हम लोगों के सामने रख दिया, जिससे हमें बहुत सी बातें क्लियर भी हुई। आगे जो प्रश्न होंगे हम लेंगे ही, और आगे अगले वक्ता लक्ष्मण भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने जो अनुभव रहे या कोई बात या कोई सुझाव जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहें, तो लक्ष्मण भैया आप आमंत्रित हैं। हेलो, मेरी आवाज और फोटो आ रही है? आपका आवाज तो आ रहा, फोटो नहीं आ रहा। फोटो पता नहीं, हेमंत भी बोल रहा था नहीं आ रहा है। मेरे तो यहाँ वीडियो पे ऑन शो नहीं कर हो रहा रहा है। है। एक अच्छा, बार बंद वीडियो करके आने की देखिए। बता रही। एक बार रिज्वाइन होना पड़ेगा, तो या तो आप ऐसे ही बोल दीजिए या हो गया, थोड़ा सा हो गया एक बार लक्ष्मण, रिज्वाइन हो हो गया, जाए। हो रहा है? हो गया, हो गया। आ गया भैया, हाँ, आ गया। तो जैसा ही ठीक है, ठीक है। आप लोगों को मेरे बारे में बता दिया गया होगा,
मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मेरा हिंदी का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा था। मैंने साइंस से बीएससी में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ तैयारी करते हैं, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया था और फिर कोरोना काल आ गया और जेएनयू का फॉर्म डाल गया और जेएनयू में हो गया। मतलब मैंने जेएनयू के लिए कोई विशेष इतनी तैयारी नहीं की थी, मैंने कायदे से 2 महीने ही पढ़ा था और मेरा हो गया था उसमें। तो इसलिए आप लोग भी मतलब जो भी अगर मेहनत करना चाहे अभी भी समय है। मैं उदाहरण मैं खुद उदाहरण हूँ उसका। अगर आप अभी भी मेहनत कर सकते हो तो आपका हो सकता है। बस मेहनत आपको करनी होगी, लगन आपकी होगी। और रही बात सोर्सेस की, तो सोर्सेस वही है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे है, नेट जेआरएफ के और टीजीटी और पीजीटी के पुराने पेपर है, और प्रतियोगिता साहित्य की एक बुक आती है नेट जेआरएफ के लिए, वो है। अभी तो मैंने इतने सोर्स से ही पढ़ा था। और बाकी जो कर रहे हैं, जो आपको सीनियर्स ने या फिर आपके मार्गदर्शकों ने बताए हैं, वो सोर्स आप यूज कर सकते हैं। जेएनयू की तैयारी में सबसे ज्यादा, अंकेश ने अभी बोला, सबसे ज्यादा मतलब फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। चाहे आप कोई भी प्रश्न देख लो, मतलब 2019 में तो पूरे फैक्ट्स वाले ही थे, और 2020 में कथन कारण वाले सवाल थे, और कुछ ऐसे सवाल थे जो कि कंसेप्ट से थे, लेकिन उसमें भी फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, जो कि शायद 50 से 60% फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। तो उसका तो एक ही है कि वो आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें तो आप किंतु परंतु कर नहीं सकते। और वो याद होंगे आप जब बार बार उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात कथन कारण वाले प्रश्नों की, तो इसमें अपने इंट्यूशन काम करते हैं कि अपन उस चीज को किस तरह हैंडल करते हैं। और ये इंट्यूशन भी मुझे लगता है ये व्यावहारिक समझ से और अपनी प्रैक्टिस से ये डेवलप हो जाएंगे। कथन कारण वाले प्रश्नों में आप, जैसे कल धीरज ने भी बोला था, कई ऐसे वाक्य होते हैं जो देख के ही मालूम चल जाता है कि ये तो गलत ही होगा, जिसमें केवल, सदैव ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो तो अपन जब पढ़ते हैं मालूम चल जाता है। और कई ऐसे सवाल होते हैं जो अपने कंसेप्ट से होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के जो निबंध है चिंतामणि के, तो आप पूरी चिंतामणि नहीं पढ़ पाए तो भले ही ना पढ़े, आप 2 निबंध जरूर पढ़ें। एक कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति क्या, उसमें से ये कई बार उसमें से सवाल पूछ लेते हैं, 1-2 सवाल तो उसमें से आते ही आते हैं। एक क्रोध वाला निबंध है, उसमें से भी आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के कोशिश कर रहे हैं निबंध पढ़ने की कि उसमें से ये सीधी लाइन उठा के पूछ लेते हैं, कोई भी लाइन है, या फिर लाइन का शब्द परिवर्तन करके पूछ लेंगे कि ये सही है या गलत है। कथन करने वाले तो वो ऐसे ही होंगे। और रही बात फैक्ट्स की, तो वो तो याद करने पड़ेंगे। अब ज्यादा शब्द मेरे पास बोलने के लिए है नहीं, मैं आगे करण और आर्यन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ भैया, प्रश्नों हम का आर्यन सिलसिला भैया भी से हो जाए फिर आमंत्रित। हाँ हाँ, अगले वक्ता आर्यन भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना जो अनुभव रहा सार रूप में हम सबके साथ साझा करें। आर्यन भैया, आप आमंत्रित हैं। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, आ रही है। ठीक है, मेरा नाम आर्यन प्रताप है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा कॉलेज अरविंदो कॉलेज इवनिंग था और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। और झारखंड का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैच में मैं अकेला हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ भी हमारे स्टेट से या फिर बाकी जो स्टेट बच जाते हैं प्रायः हिंदी पट्टी से हटकर, तो उनसे भी लोग आए तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे झारखंड हिंदी पट्टी में ही आता है। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि जो चीज़ हम भूल चुके थे लगभग, तैयारी की पीड़ा और चिंता, वो भी दोबारा से याद करने का एक अवसर है। हमारे मित्र बोल रहे थे, अंकेश बोल रही थी, लक्ष्मण बोल रहे थे, तो बस हमें अपना टाइम याद आ गया। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय है उनके लिए जो पढ़े हैं, उनके लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, दोनों के लिए। मेरा बैकग्राउंड ज़रूर हिंदी से था, लेकिन अपने तैयारी के स्तर पे मैं अपने साथियों जैसा ही था।
मैं अपने आप को इस तरह से ज़्यादा पसंद करता था उस समय कहलवाना कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी नहीं है, क्योंकि मेरी तैयारी कुछ नहीं थी। और मतलब ज़रूर साहित्य में मेरा इंटरेस्ट था, कविता कहानी, लेकिन जो सिलेबस वाली बात होती है जो प्रायः बहुत सारे लोगों को पढ़ना पसंद नहीं होता है, उनमें से मैं भी था। तो जेएनयू की तैयारी जो है वो साहित्य पढ़ने से अलग है। ये तैयारी, हर एक तैयारी कुछ आनंद से हटके होती है, उसमें कुछ एफर्ट लगाना होता है, कई ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो शायद आपको अच्छी ना लगे। तो जब मैं इस तैयारी में जुड़ा तो सबसे पहले मेरे एक सीनियर जेएनयू में थे, तो मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि देखो गोविंद पांडे ले लो और एक शुक्ल ले लो, और तुम कुछ नहीं पढ़े हो जो कि तुमको पढ़ना चाहिए था, तो तुम विश्वनाथ त्रिपाठी ले लो। तो मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं लिया। शुक्ल को मैंने एनसीईआरटी के लाइब्रेरी में जाके देखा, और आदिकाल को जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना बोरिंग लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने नगेंद्र को देखा, तो नगेंद्र कुछ कुछ समझ आ रहे थे। तो नगेंद्र का, अब मैं आपसे कहूँगा कि नगेंद्र का जो पहला हिस्सा है भाषा वाला, वो आप लोग जरूर पढ़िए। इस बार भी उससे एक सवाल था, उर्दू शब्द का क्या मतलब है, ये सवाल दरअसल नगेंद्र से उठाया हुआ था। तो पूरा बहुत मोटी बुक थी नगेंद्र की, बस उसकी भाषा अच्छी थी इसलिए मैंने उसे पढ़ा। तो फिर क्या हुआ कि, लेकिन एक चीज़ मैं लगातार कर रहा था। मेरे साथ समस्या थी कि नए स्टूडेंट्स की जो समस्या होती है कि आप साहित्य में पढ़ना है, जेएनयू जैसा मतलब प्रतिष्ठित संस्थान के लिए compete करना है, और आपको पता ही नहीं है पूरा, और सिलेबस भी जेएनयू ऐसा कुछ जिक्र नहीं करता है। वो कह देता है कि आप इक्विवेलेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो आप उसको पढ़ लें। और एक अच्छी बात है कि ग्रामर को वो ऐड नहीं करता है, बहुत अच्छी बात है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो सबसे पहला मेरे साथ दिक्कत ये था कि जो पांडे वाली बुक है वो दरअसल महासागर है, इन द सेंस कि वो सारे ऑब्जेक्टिव को कंपाइल किया हुआ है उन्होंने। तो बच्चों के पास ना उतनी क्षमता, बच्चों क्या किसी के पास उतनी क्षमता नहीं है कि उसे याद कर सके, इतने सारे उसमें तथ्य हैं। तो सबसे जरूरी काम हो जाता है कि छांटना, कि हम उनमें से किसको छांटें, किसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करें। तो मेरे लिए यही चुनौती थी कि इतनी मोटी बुक में हम कैसे इसको छांटें। तो और उसके साथ क्या है कि समझ भी बनानी थी कि साहित्य का इतिहास क्या है। तो मैंने फिर, मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो मुझे लगा इग्नू का जो प्री मटेरियल होता है। मैंने क्या किया, उसे पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि इसमें जो लिखने वाले लोग हैं वो बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, और इनका दायित्व है कि वो हर एक अच्छी बातों को इसमें शामिल करेंगे। तो मैंने उससे क्या किया कि मैंने उससे बस छांटना शुरू किया कि किन किन चीज़ों पे मुझे जोर देना है और किन को बाद में रखना है। तो इस तरह से मैंने अपना आइडिया बनाया और मार्क करना शुरू किया पूरे गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे को। फिर क्या हुआ कि मैंने बस इतना ही काम किया। इतना करते करते क्या हुआ कि हम लोगों के समय में क्या था, आप लोग भी वैसे ही हैं लगभग, जो कोरोना का दौर हमारे टाइम में भी था, आपके टाइम में भी है। तो बस बात बढ़ती ही जा रही थी, एग्जाम कब होगा कोई पता नहीं था। तो हम लोग तैयारी करते करते थक गए तो ऐसा छोड़ दिया बीच में कि लगा ही नहीं कि फिर से हम लोगों को एग्जाम देना है। तो जब एकदम से बीएचयू ने एग्जाम ले लिया तो फिर लगा कि अब तो पढ़ना है। तो बीएचयू का सवाल तो किसी तरह से निकल गया, और वहां जाके इतनी निराशा हुई अपने तैयारी को देख के, बीएचयू को देख के। फिर लगा, फिर सच बताऊं तो वहां से लगा कि अब तैयारी शुरू करनी है। और सौभाग्य से उस समय मुझे कुछ ऐसे कंपनी मिले थे हिंदी वाले, पहली बार लाइफ में। इससे पहले मैं एकलव्य की तरह अकेले था अकेले ही पढ़ाई कर रहा था। और तो वहां जाके कुछ लोग मिले जिनके पास किताबें भी थी, सारी किताबें, क्योंकि वो मास्टर्स कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने वहां जाके फिर शुक्ल ले लिया। लोगों ने कहा शुक्ल पढ़ लो, तो शुक्ल लिया मैंने। उससे आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा और रीति काल कुछ पढ़ा। तो शुक्ल अच्छे लगने लगे, क्योंकि नगेंद्र की जो मोटाई है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए शुक्ल ज्यादा अच्छे लगने लगे। बाद में जब मैंने एग्जाम दिया तो पता चला कि मैंने जितना शुक्ल को पढ़ा उसका फायदा मुझे मिला, जितना नहीं पढ़ा उसका घाटा भी मुझे मिला। तो फिर तो इस तरह से मैं कहूँगा, अब चूंकि मैं एग्जाम पास कर चुके हैं हम लोग, तो शुक्ल को जरूर पढ़िए। ये मेरे सीनियर्स ने मुझसे कही थी तो मैंने माना नहीं था, कुछ हद तक माना, उसका फायदा मिला, लेकिन पूरा मान लिया होता तो और बेहतर स्थिति में होता। और जो बच्चे को, मतलब जो नए बच्चे हैं उनके लिए कहूँगा कि इग्नू का सहारा लीजिए। और सबसे अच्छा समय है, इससे पहले तैयारी करते भी नहीं है, मिजाज भी नहीं होता है। और 1.5 महीना 2 महीना जो अगर है उसमें आपके प्रश्न पे मैं वो सब बातें ज़्यादा क्लियर करूँगा।
प्रश्न ही सबसे बेहतरीन सेशन होगा। तो मैं इस तरह से बता सकता हूँ, थोड़ा सा तैयारी के दरमियान जो मानसिक उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि हम लोग कई स्तर पे तैयारी करते हैं, अपने मानसिक स्तर पे भी करते हैं, तो कई बार तो ऐसा भी लगता है रटते रटते कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि साहित्य पढ़ते वक्त जो साहित्य की आत्मा है ना, कविता है, कहानी है, जो इंटरेस्ट का विषय है, वो तैयारी का विषय है, समझ लीजिए। क्योंकि आप बिल्कुल नीरस काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए बीच-बीच में जो समकालीन दौर के कवि हैं, जिनको कविता पसंद है या निबंध है, या फिर जो हमारे मित्र ने बताया कि जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, या फिर लक्ष्मण ने बताया कि जो शुक्ल जी के निबंध हैं, इनसे क्या होता है कि इनसे एक तो साहित्य में रस तो आने ही लगता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इसने आपकी समझ में योगदान दिया है। और आप जब असर्शन रीजन के सवाल करेंगे, या फिर कुछ वैसा ट्रिकी सवाल जिसमें कि सब्जेक्टिव नॉलेज आपका चेक किया जाएगा, तो वहाँ ये सब अपने आप ऐड करेगा। तो मैं हमेशा कहूँगा कि जेएनयू अनप्रेडिक्टेबल है। हमसे पहले तो बहुत ही आसान सवाल आया था, और हमारे सीनियर ने कहा था कि तुम नेट जेआरएफ की किताब ले लो, और उसका वो हिस्सा मत करना जो तर्क और असर्शन रीजन का है। तो मैंने उनकी ये बात मान ली। मैंने तर्क असर्शन रीजन वाला एक सवाल भी नहीं किया, और वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं आएगा, लेकिन 20 सवाल इससे आ गए, लगभग 20 सवाल आ गए असर्शन रीजन से। तो फिर इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, और कहिए तो जिस तरह पढ़ने की इग्नू से पढ़ने के लिए जो समझ बनी थी, उससे इसका फ़ायदा हो गया। तो अंततः क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ एग्ज़ाम निकलने के बाद। भले हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं जेएनयू, लेकिन कोई चीज़ को जब आप तय करते हैं और उसको हासिल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। तो जेएनयू क्या देगा, नहीं देगा, पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, इससे बड़ी बात है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा मन से कीजिए। उससे क्या है ना कि आपके भीतर ही कुछ बनेगा, आपकी ही नज़र में आप ऊंचे होंगे। तो अब तैयारी के दरमियान कुछ अगर टू दी पॉइंट बातें होंगी तो आपके प्रश्नों में वो आनी चाहिए, हम लोग इसका जवाब देने का भरसक कोशिश करेंगे। आगे मैं अपने साथी वक्ता के लिए माइक छोड़ता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आर्यन भैया। आपने किस तरह से जो आपने बताया कि मैं अंतिम समय में ही इस जंग में आया था और उसमें सफल रहा, तो धन्यवाद भैया। अब आगे मैं करण गोस्वामी भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और जो भी अपना अनुभव रहा या जो भी अभ्यर्थियों के लिए सुझाव हों वो साझा करें। गोस्वामी भैया, आप आमंत्रित हैं। शुक्रिया हेमंत और उनकी सारी टीम को। मेरा नाम करण है और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज जयपुर से ही की है। तो जेएनयू के बारे में कुछ खास पता नहीं था मुझे फाइनल ईयर तक, मतलब ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी है या नहीं है जो इतनी मतलब जिसकी पूरी देश में इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, कुछ पता नहीं था उसके बारे में। फिर धीरे धीरे कोई सीनियर मिले हमसे जो एमए कर रहे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने बताया कि आप अभी फाइनल ईयर में हो तो साथ ही जेएनयू की तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। तो फिर उस समय इतना माइंड में नहीं लिया कि अभी करनी है या नहीं करनी है, पर धीरे धीरे लगा कि आगे क्या करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। तब फिर देखा, यूट्यूब पे सर्च किया और गूगल मैप पे देखा जेएनयू कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। और जब यूट्यूब पर भी देखे तो सारे काफ़ी वीडियोस मिले वहाँ पे, तो फिर पता चला जेएनयू क्या है, कैसे है, क्या कितना कंपटीशन है और कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। फिर थोड़ा सा मन हुआ तैयारी करने का। के बाद में मैंने जब तैयारी के लिए किताबें छांटने की जब बात आई, तब मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सीनियर थे, ना कोई फ्रेंड जोन में ऐसा था जो जेएनयू की कर रहा था। मैं बस अकेला ही था जो जेएनयू के लिए तैयारी कर रहा था। तो फिर जैसे तैसे हमारे बाड़मेर से ही है एक सीनियर जिनका लास्ट ईयर जेएनयू में हुआ था, उनसे कांटेक्ट किया मैंने। फिर उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया, सारी बुक लिस्ट बताई कि कौन कौन सी किताब पढ़नी है या कौन सी छोड़नी है। तो उन्होंने तो काफ़ी लंबी बुक लिस्ट बताई थी, और फिर उन्होंने बोल दिया मुझे कि लास्ट ईयर के पेपर देख लेना और पेपर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना आप, और उनसे ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो फिर
धीरे धीरे स्टार्ट की मैंने भी प्रिपरेशन। शुरू में जब गोविंद पांडे, शुक्ल पांडे वो जो किताब पढ़ते हैं ना, बहुत बोरिंग लगती है वो। मतलब ऐसे आधा घंटा पढ़ने के बाद तो एकदम नींद आ जाती है, एकदम सो जाते हैं आराम से। तो मुझे लगा मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। फिर मैंने तो 1 महीने के, लगभग 1 महीने के लिए गैप ले लिया, मैंने छोड़ ही दी। मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फिर उनका कॉल, जो जेएनयू में सीनियर थे, उनका कॉल आया मुझे वापस, क्या कर रहे हो? कॉलेज के एग्जाम है, अब कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप तैयारी करो, बस जो कंटेंट है उसको प्रिसाइज एकदम छोटा ही रखना और उसको बार बार रिवाइज करते रहना। तो मैंने फिर वैसा ही किया। गोविंद पांडे और शुक्ल पांडे की किताब को बार बार रिवाइज करता रहा। कम 5-6 बार रिवाइज की और फिर पेपर देखे मैंने, जेएनयू के, बीएचयू के। और जेएनयू का तो एक ही एग्जाम हुआ था तब तक, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, जो उससे पहले रिटर्न में होते थे। और फिर मैंने बीएचयू के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के और डीयू के सारे पेपर लिए, और नेट के भी सारे पेपर ले लिए थे मैंने। तो उन सारे पेपर को सॉल्व किए मैंने। फिर मुझे पता चला कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। तो उससे काफ़ी मदद मिली। क्यों नेट वाले पेपर खास तौर से काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और नेट वाले पेपर में मैंने क्या किया था, ये जो 2013 के बाद में शायद नेट का थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था, उसमें कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ऐड किए थे। तो मैंने उन क्वेश्चन को एकदम इग्नोर कर दिया और एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए। तो फिर एग्जाम में तो एकदम वो क्वेश्चन जब सामने आए तो हालत खराब होगी। फिर लगा कि नहीं होगा, पर जब रिजल्ट आया, देखा तो हो गया, तो विश्वास हो गया कि हाँ हो गया। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है ना? तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है सारी यूनिवर्सिटीज के, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल है, उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और जो भी ये बुक्स मटेरियल है उनको लिमिटेड ही रखिए, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए। 3-4 कोई ढंग की किताबें लेके उन पर विश्वास करिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। और नेट के जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। थैंक यू। धन्यवाद भैया। हमारे सभी वक्ताओं ने जैसा कि संक्षेप में अपना अपना परिचय दे दिया है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे अभ्यर्थियों के होंगे वो पूछना चाहेंगे, तो उसकी व्यवस्था यह है कि जिसको भी जो प्रश्न हो वो अपना हैंड रेज करे और हमारी टीम उनका माइक एबल करेगी, जिससे वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि किसी के पास ऐसी समस्या हो कि वह उसकी आवाज़ हम तक ना आ पाए, तो अपना जो प्रश्न है चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वहां से हम उसको उठा लेंगे। और ठीक है, आप प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं। जी, पहले का नाम है राज। राज, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपका माइक अलाउ कर दिया गया। सर, मेरा प्रश्न पार्टी मैम से है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि मेरा भी हिंदी नहीं था, तो मैम मेरा हिंदी था, बट मेरा भी मतलब कि मन इतिहास से था, हिस्ट्री से। और मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैम कि 2020 में बड़े बड़े धुरंधर जो थे वो भी सब एकदम गिर गए थे, तो आपने अपनी तैयारी इतनी अच्छी कैसे की कि आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए? और मैम तैयारी के दौरान जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है कम नंबर आने पर, उससे कैसे बचें? और मैम मतलब कि इतना अच्छे से कैसे पढ़ा कि आपने बताया कि हमने चिंतामणि भी नहीं पढ़ी, तो मैम ऐसे कैसे, मतलब आपने ऐसे कैसे पढ़ा कि 100 में से 98? और मैम बस मैम ये बता रही 98 कैसे है? और मैम जो कॉन्फिडेंस है ये वो होगा, ठीक होगा। थैंक यू मैम। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर लूं कि मेरे जो गलत प्रश्न हुए हैं वो 13 प्रश्न गलत हुए थे टोटल। तो
और एक जो चीज आपने बोली, तो फिर अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि कैसे तैयारी की इतनी, कि देखिए ऐसा था कि हमारे साथ वो भी लोग थे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे। जैसे मैं उन लोगों को भी जानती थी जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे और उनकी इतनी अच्छी तैयारी थी, फिर भी उनका नहीं हो पाया। तो सबसे एक जरूरी बात है कि कथन कारण वाले, जैसे आर्यन और करण ने अभी बोला कि हम लोगों ने नहीं की थी, तो मेरी एक आदत थी थोड़ी सी, और अभी भी है, कि जो नेट वाले जो कथन और कारण वाले आते हैं ना, तो जब भी मैं बोर हो जाती थी, तो कोई भी नहीं हो, कुछ भी काम नहीं होता था मेरे पास, तो अपन म्यूजिक सुनने लग जाते हैं ये सब। तो मेरी उस टाइम क्या था कि हिंदी से ही रिलेटेड थी, ऐसा लग रहा था लाइफ में हिंदी के अलावा कोई चीज ही नहीं है। तो नेट के जो प्रश्न थे और ऐसे नेट जेआरएफ वाले में होते थे ना कथन और कारण वाले, तो वो मैं सॉल्व किया करती थी ऐसे ही, बस मुझे पता था ये प्रश्न नहीं आने वाले। और मेरे साथ एक तैयारी कर रही थी मेरी फ्रेंड ही थी, वो बोलती थी कि तू इसमें तेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही, तो मैंने कहा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मुझे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है इन सब चीजों से, तो उसका मुझे फायदा भी मिला। और एक और चीज है कि जब हम टेस्ट देते हैं टेलीग्राम पर, तब बहुत बुरा लगता है, नंबर कम आते हैं, तब एक टॉप 20 वाली वो लिस्ट आती है, उसमें आता नहीं है, अरे फर्स्ट कोई और आ रहा है, सेकंड कोई और आ रहा है, थर्ड कोई और आ रहा है, हम आ नहीं रहे हैं, अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्या होगा ये वो। तो यकीन मानिएगा डिप्रेशन जैसी स्थिति भी रही है, क्योंकि जब हम बीएचयू और ड्यू वाले बच्चों को देखते थे तो लगता था, फिर वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुने हैं, ये सारी चीजें हुई है, सबके साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। फिर जेएनयू के जाके वीडियो भी देखे हैं, वो कन्हैया कुमार वाले, हमको चाहिए आजादी, कि चलो भाई हमें ये जो तनाव है इससे आजादी चाहिए, तो वो सब किया हुआ है। आप ये मत सोचिए कि हमने वो नहीं किया है और आपने। तो एक चीज याद रख, जब पेपर आएगा वो तो उस टाइम ही डिसाइड होगा कि कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी जब पेपर आया वहां पर, तो मेरा पहला प्रश्न था कि जो प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अध्यक्ष कौन से हैं। हम सबने तो यही रटा था कि फर्स्ट कौन से हैं, यही रटा था, क्योंकि यही हो रहा था, ऐसा ही हलवा पेपर आ रहा था। जब ये देखा तो मेरा दिमाग फिर गया, मुझे चल गया कि अब जो आगे पेपर आ रहा है अंकेश बेटा, वो बॉम्ब आने वाला है, क्योंकि तभी वो एक प्रश्न देखते ही मुझे पता चल गया था। तो फिर ये था कि दिमाग को शांत रखना था कि चलो जो भी चीज है, जो भी है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, ये चीज दिमाग में रखी। और एक सेकंड चीज ये थी कि मेहनत पूरी की है, कॉन्फिडेंस ये था कि चलो रातें काली की है हिंदी के पीछे, तो जितना उन लोगों को आ रहा होगा उतना मुझे भी आ ही रहा है, और जितना उन लोगों के लिए टफ है उतना मेरे लिए भी टफ है। तो अभी तैयारी का समय है, 1.5 महीना है आपके पास। अभी ये सोचिए कि जो टॉप करने वाला है इस साल, या जो सेकंड थर्ड जो सिलेक्शन लेने वाला है, जो जनरल के 13 लोग हैं या फिर जो 39 लोग हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। अभी ये ध्यान रखना, बाकी एग्जाम पेपर कैसा आएगा, वो क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, वो सब चीजें बाद की है, क्योंकि वो सबके लिए वैसा ही होगा। अभी तुम अपना बेस्ट दो, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि ये चीजें जो है हमें बहुत झकझोरती है, हर तीसरे या चौथे दिन लगता है यार होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसा लगता है कि ये छोड़ दे, इतने फैक्ट्स रटे जा रहे हैं, क्यों बस हिंदी हिंदी रटे जा रहे हैं, क्या जिंदगी में और कुछ है भी नहीं क्या। ये सब छोड़ के बस आप अपनी मेहनत कीजिए, बाकी जो भी चीजें हैं वो मत देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तो ये है कि अगर मैं मेरा बताऊं पिछले साल का कि मैं 1.5 महीने पहले कैसे पढ़ रही थी, तो मैं बताऊंगी 10 से 12 घंटे कम मैं नहीं पढ़ रही थी, सीधी बात है। और हिंदी के अलावा और कुछ भी नहीं था, घर से बाहर भी निकला, ये अतिशयोक्ति लग सकती है कुछ लोगों को कि यार इतना कैसे, पर सबका अलग अलग होता है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी कि चलो कोई ना। और इवन ये है कि जैसे 2 घर है, तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि अच्छा मेरी मन मार आप मुंडो भी बोलती, तो ये चीजें थी। और पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या है कि 13 सीटें ही हैं, मेरे दिमाग में 13 ही रहती थी, 39 कभी रही भी नहीं। और आप भी लोग ये 39 मत रखिए, क्योंकि भले किसी भी कैटेगरी से आप हो, 13 + 6 कर दीजिए, 13 + 4 कर दीजिए, 13 + 9 कर दीजिए, ओबीसी के है तो, क्योंकि बाकी वाली सीटें जो है वो कट छांट के निकल जाती है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़िए, और भी प्रश्न हो तो ठीक। जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है प्रिया, पूछिए आप अपना प्रश्न। प्रिया। चलिए प्रिया जी है नहीं, तो अब अगला प्रश्न आलोक ओबराय। आलोक ओबराय जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते, मेरा प्रश्न लक्ष्मण भैया से है, मतलब अभी की जो बाकी समय है उसमें तैयारी कैसे की जाए। भाई एक तो नेट के जितने भी पेपर है सारे, वो सारे के सारे हल कर लो।
जिसमें कथन कारण वाले भी आएंगे, जिसमें लगभग नेट के पेपर के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, पूरे हिंदी को कवर कर लेते हैं। तो नेट के सारे पेपर हल कर लो। और दूसरी कोई भी जो एक आप बुक्स पढ़ रहे हो जैसे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोशिश करो कि डेली के 400 से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। मैं जब तैयारी की थी तो मैं डेली के 4 नेट जेआरएफ के पेपर सॉल्व करता था और अगले दिन वापस उसको रिवीजन करके फिर आगे और 3-4 सॉल्व करता था। तो बार बार उन्हीं फैक्ट्स को रिवीजन करते रहो और एक शॉर्ट नोट्स बना दो अपने खुद के, जिसमें आप जो याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रही है, उनको उसमें लिखते रहो। जैसे अपन पढ़ते हैं और वो प्रश्न अपन को आ रहा है तो उसके ऊपर ऐसा मार्क लगा दो कि भाई ये अपन को आ रहा है, अब उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसको मैं एग्जाम में भी सही करूंगा, लेकिन जो बार बार गलत हो रहा है उसको मार्क कर दो कि उसकी संभावना है कि वो एग्जाम में भी शायद गलत हो। और प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक टेक्निक डेवलप हो जाती है, एक क्वेश्चंस को करने की हॉबी डेवलप हो जाती है। आपको क्वेश्चन मतलब नहीं आता है फिर भी आप उसको सही कर देते हो, तुक्का नहीं होता है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। उसी प्रैक्टिस से एक इंट्यूशन डेवलप होता है। तो अभी तो प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, बस यही है, और हिम्मत रखो, हो जाएगा। जी प्रिया, आपका माइक ऑन हुआ था, आप प्रश्न पूछिए, आप सुन रही हैं तो। प्रिया, अगले अभ्यर्थी का नाम है अखिलेश। अखिलेश जी पूछिए आप प्रश्न। अखिलेश जी, अखिलेश जी भी नहीं है। रवि झा जी पूछिए प्रश्न। रवि झा जी, वो भी नहीं है। अगले हैं देख लीजिए अशोक माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? नहीं, मैंने उनको अलाउ किया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं वहां से। तो ओके। अगले अभ्यर्थी अशोक राजपुरोहित जी, आप पूछिए। ये भी नहीं पूछ रहे, इनका भी माइक अलाउ है। यदि किसी को कोई समस्या आ रही हो, यदि उन तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, तो यदि वो अपना माइक मतलब ऑन ना कर पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न रख दीजिए, वहां से भी प्रश्न ले लिए जाएंगे। 1 मिनट आसपास थोड़ा चैट बॉक्स लेके, तो वहां पे कोई प्रश्न तो नहीं आया। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। पूछिए राजपुरोहित जी, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो अंकित जी मैम से है। तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं वैसे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन के बारे में पूछना चाहूंगा कि मेरी जो स्कूलिंग शिक्षा जो है वो जो 10वीं कक्षा जो है वो मैंने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से ही उत्तीर्ण की, और 12वीं कक्षा जो है वो मैंने जोधपुर से उत्तीर्ण की, और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो वर्तमान समय आरयू से चल रही है, जो जयपुर से। तो उसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन से जो मार्क्स हैं वो कितने मिल सकते हैं? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेरा ये है कि जैसे कि अभी जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जेएनयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि बीएचयू, डीयू और एचयू जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, क्या इन जो यूनिवर्सिटी है इनके एग्जाम्स के जो पेपर्स है उनका भी अगर क्या कोई रोल है इनमें, अगर हम उसकी भी प्रैक्टिस करें तो? जी अशोक जी, धन्यवाद प्रश्न के लिए। आपको जो है 3 नंबर मिलेंगे क्वार्टाइल के, क्योंकि क्या है कि यही है रूल कि अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी नॉन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से हुई है, जैसे जो करण है उन्होंने भी आरयू से की है, और मुझे लगता है उसको भी 3 मार्क्स ही मिले होंगे। करण 3 ही मिले थे ना तुझे? शायद 3 मिलेंगे। हाँ 3 ही मिलेंगे आपको। और दूसरा जो प्रश्न है कि यूनिवर्सिटी को लेकर, तो पहली चीज है कि मैंने प्रश्न जरूर देखे थे और मैंने बकायदा बीएचयू की तैयारी भी की थी, और इस चीज को ध्यान में रखकर की थी कि जेएनयू में नहीं हुआ तो मैं बीएचयू में प्रवेश लूंगी। पर 24 अगस्त को, आज भी मुझे याद है, पेपर था, और 23 अगस्त को मुझे पता चला कि बीएचयू में अगर आपने ऑनर्स नहीं किया हिंदी में तो आप प्रवेश नहीं ले सकते।
तो उस टाइम दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इतने महीनों से मैं काव्य शास्त्र पढ़ रही थी और जो व्याकरण है वो भी पूछता है तो वो भी पढ़ रही थी, पर बाद में जब नहीं हो पाया तो वो सारी चीजें हैं। तो आप पेपर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएनयू का तो काफी अलग आया इस बार पेपर, और पूरे चांसेस है कि इस बार भी तर्क और कथन और कारण वाले प्रश्न भी होंगे। तो अभी तक के तो जो प्रश्न है वो फैक्ट्स को लेकर ही ज्यादा थे, पर फिर भी आप फैक्ट्स के लिए उसको करके आप देख सकते हैं पेपर, और वो बकायदा हेल्प करेंगे। अगले अभ्यर्थी का नाम है सूर्या सिंह। सूर्या जी, आपका माइक ऑन है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सूर्या जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, प्रश्न पूछिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, और मैंने जेएनयू के लिए 1 साल ड्रॉप भी किया। पिछले बार मैं पास आउट हुआ था, तो पिछले बार बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट नहीं रहा, तो मैंने 1 साल ड्रॉप किया, और मैंने 1 साल केवल जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, मतलब कि एक बैकग्राउंड बनाने में लगा दिया। लेकिन अभी मैंने जामिया का हाल में एग्ज़ाम दिया, तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं मेरी, तो इससे कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया है। क्योंकि मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया है, तो कुछ ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोई गुट्टी वगैरह, बस यही मेरा प्रश्न है। जी, आपका प्रश्न किनसे है? वक्ता का नाम कोई भी, मेरा कोई स्पेसिफिक किसी से नहीं है, कोई भी अगर जिससे लगे कि ये ठीक है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो है वो आर्यन दे। हेलो आशुतोष, क्या नाम था जिन्होंने पूछा, क्या नाम था उसका? इनका नाम था सूर्या सिंह। सूर्या, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा चीज़ अचीव करते हैं उससे पहले बहुत बड़ी निराशा हाथ लगती है, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जेएनयू की मेहनत की है। दरअसल हो सकता है वो जामिया की मेहनत ना हो, लेकिन वो जेएनयू की मेहनत वैसे ही होती है। आपने जो बोला कि मैंने सब्जेक्टिव पे काम किया है और ऑब्जेक्टिव में फिसल गए हैं, तो अब बहुत अच्छा टाइम है, सब्जेक्टिव आपके हाथ में है और घुट्टी तो नहीं है, एक दूसरे तरह की मेहनत है। आपने गोविंद पांडे का बुक लिया है, आपके पास होगा ही, मुझे जैसे ही उम्मीद है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब आप गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे से फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, उसको याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार लोग गलती कर देते हैं। अपनी तैयारी की अपनी डिमांड होती है, तो सब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते कई बार अच्छे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे साथ हमसे भी काबिल लोग जो जेएनयू नहीं पहुंच पाए, तो उनका यही रीज़न था कि वो ऑब्जेक्टिव को उस तरह से कमांड नहीं कर पा रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव को कमांड करने के लिए मैं कहूँगा कि जैसा कि लक्ष्मण ने कहा है कि नेट जेआरएफ का वो प्रीवियस ईयर को आप बनाइए, तो उसको मैंने भी बनाया था। तो मैंने उससे पाया कि नेट जेआरएफ कुछ ही बिंदुओं के इर्द गिर्द, कुछ ही लेखकों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो पर्याप्त है। वहाँ से आप देख लीजिए कि ये सब मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनको तो कर लीजिए, इसके बाद भी आपको गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे आपके हाथ में होनी चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप थोड़ा ब्रॉड रखिए। और एक बात और मैं कहूँगा कि आखिर समय में हिंदी वैसा विषय नहीं है जो सब कुछ कॉन्सेप्ट पे चलता है। मैं ये कहूँगा कि आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करते हैं, कुछ चीज़ों को आखिरी टाइम पे बस पढ़ना होता है, क्योंकि तुक्का का हिंदी में बहुत बड़ा रोल है, मैं इसे मानता हूँ, ये बहुत बड़ा रोल है, मतलब पास फेल करने लायक तो कम से कम है ही। तो अंत के दिनों में आप मतलब जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकंड थर्ड लेवल पे है उसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि कॉन्फिडेंस मेरे पास जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी तैयारी मेरे पास है, तो पता है आप सबसे अच्छा करेंगे। बस आपके वो दृष्टिकोण वाली बात यहाँ से रह जाती है, आप जीते हुए इंसान हैं, दरअसल आपको थोड़ा सा ऐड करना है, आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगा। और इसमें सूर्या की जो बात है, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि आपने जैसे जामिया कर दिया, वैसे कि वैसे मैंने बीएचयू का पेपर दिया था, तो वो क्या था, उस पर 2 हो गए थे कि एक तो क्या है कि मुझे एक दिन पहले पता चला कि मैं जा ही नहीं सकती, और दूसरा फिर भी मैंने सोचा कि चलो दे देते हैं, देखेंगे कि अपना स्तर कैसा है। तो वो जब दिया और जब उसका रिजल्ट भी आ गया था, उसका जेएनयू से पहले ही उसका रिजल्ट आ गया था, तो उसमें जो मेरे मार्क्स थे, टोटल मेरी जो रैंक थी वो 16 या ऐसे समथिंग कुछ रैंक थी।
तो मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि बीएचयू का तो इतना बच्चे देते भी नहीं है पेपर, क्योंकि जिनको यूपीएससी करना होता है वो तो सब जेएनयू का ही देते हैं। बीएचयू का तो बहुत ही कम बच्चे देते हैं जिनको हिंदी में ही जाना होता है। तो इसमें भी अगर मैं टॉप 13 में नहीं आ पा रही हूँ तो मैं जेएनयू में कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। यकीन मानिएगा 2 दिन मेरे खराब रहे थे उस वक्त, और बकायदा कि भाई ऐसे इसमें भी अगर मेरा नहीं आ पा रहा तो जेएनयू में मेरा कैसा होगा। तो सूर्य आप देखिए, अभी आपका भले ही जो जामिया वाला है वो अच्छा ना हुआ हो पेपर, पर एक बात याद रखिए कि अभी भी 1.5 महीना है, अभी भी आप छोड़ सकते हैं। इतना कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और कुछ भी हो सकता है। 1 महीना भी बहुत होता है, आज 15-20 दिन भी बहुत होते हैं। आपके पास 1.5 महीना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। भले ही जामिया में अच्छा प्रदर्शन ना हो पाया हो, पर जेएनयू में अच्छा हो सकता है अगर अभी भी आप मेहनत करें। जी। जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है बबली तिवारी। बबली जी, आप प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन है। बबली जी, बबली तिवारी। चलिए, अगले है अभ्यर्थी राज। राज, प्रश्न पूछिए आप। राज, हेलो, हाँ भाई, पूछिए, प्रश्न पूछिए। राज, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगले अभ्यर्थी को ले लीजिए, ये बाद में पूछ लेंगे राज, अगर नहीं आ रही है इनको तो। जब तक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, मैं एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। क्या होता है कि बहुत से अभ्यर्थियों की समस्या हो सकती है कि मान लीजिए हमने रात में 6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़ लिए, और जैसे ही दिन में आए तो पढ़ रहे हैं, मन एकदम से पढ़ने पे जा ही नहीं रहा, लगता है यार चलो किसी से बात कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ये होता है चलो यार चैटिंग कर लेते हैं किसी से, मतलब ऐसे, मतलब दूसरा कार्य करने का मन करेगा लेकिन पढ़ने को मन नहीं करेगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या तैयारी के दौरान आप लोगों के साथ ऐसा कुछ अनुभव रहा, ऐसा कुछ होता था? यदि होता था तो आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते थे? क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया हो गया, या मान लीजिए किसी से किसी का लगाव है उससे बात करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये ऐसी कोई समस्या रही हो तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हो सकता है बहुत से अभ्यर्थियों का प्रश्न हो सकता है। जी, बता दे किन से प्रश्न था आपका, ये भी क्लियर कर देते। चारों मतलब जो भी हमारे सीनियर्स हैं सभी से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी के साथ हो, तो मतलब जो भी प्रश्न देना चाहें वो अपना, अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो प्रश्न उत्तर दे सकते हैं उसका। आर्यन जी, आप बताएं। अच्छा, ठीक है। पहली बात तो है कि इस प्रश्न ने एक अलग फीलिंग दी है भीतर में, हमारे भीतर। दरअसल हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे तो अपने सीनियर्स को देख के और जेएनयू वाले सीनियर्स को देख के ऐसा लगता था हम लोगों को, और ये एहसास भी कहीं गायब हो गया था। तो बात है कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। हम लोग दरअसल इन सब चीज़ों के आदत में होते हैं, मोबाइल चलाना, बात करना, और तैयारी दूसरी चीज़ होती है, कई बार हम लोग लगते हैं। तो एकदम बिल्कुल नई बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है। दरअसल बशर्ते कि आप उसको बैलेंस कीजिए, और चूँकि अब समय कम है ना? 1.5 महीने ही हैं, तो अब थोड़ा अनुशासित होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ लंबा समय होता तो आप दोनों काम करते-करते भी कर ही जाते। लेकिन अब जो मीडियम है, सोशल मीडिया का सहारा है, वो आप अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए अपने ऊपर आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो अच्छी बात है। और दरअसल ये तैयारी में होता है, और उसको आप गलत तरीके से नहीं लीजिए, वो उसको आप अपने फ़ायदे के लिए देखिए। हमारे साथ भी होता था ये, और हम लोग तो मैं तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं तो रेगुलर इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बात क्या है ना कि जो एक चीज़ है जेएनयू को लेकर, इससे पहले तो मुझे किसी एग्ज़ाम को ऐसा लेकर लगा नहीं, लेकिन एक चीज़ लगता था कि जेएनयू नहीं होगा तो, मतलब एक मेरे मन में पता नहीं क्यों मेरे मन में जेएनयू के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद था, कि और लगता था कि यहाँ से जाके मेरी ज़िंदगी सुधरेगी। ऐसा पूरा लाइफ़ से रिलेटेड चीज़ थी ये।
बहुत सारा चीज़ हम उससे आगे जेएनयू को एक प्लेटफॉर्म बना के देख पा रहे थे। तो एकदम से छूटने का ख्याल एक कसक पैदा करता था, और वो चीज़ जो है, वो जो आपको सवाल है, उससे कॉम्बैट, उससे लड़ने के लिए जहाँ भी वो बुराई के तौर पे आने लगती है, तो उससे लड़ने के लिए वो कसक जो होता था भीतर का, वो बन जाता था मेरा सहारा। तो ये आम बात है, बस आप इसका इस्तेमाल अपने संतुलित ढंग से कीजिए। अगर मेरे कोई और साथी इस पे बताएँगे, अंकेश बताएँगे, तो ज़रूर उनके विचार सुनिए। एक चीज है कि जैसा एस्पिरेंट वो वाली है ना, अभी सीरीज आई होगी, उसमें देखा होगा कि जब तक आपको लगता है कि आपके पास कुछ है, बच गया है, तब तक आपको लगता है कि चलो यार कोई ना। तो यही चीज थी कि अगस्त मेरी जो तैयारी है, मैं सीधा बोलूं, वैसे तो कर ही रहे थे, पढ़ तो रहे थे, पर जब बीएचयू का पता चला ना मुझे कि बीएचयू में मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं आ सकती, तब मुझे पता चल गया कि अब एक जेएनयू रहा है, क्योंकि तेरा बैकग्राउंड है नहीं हिंदी में पढ़ा नहीं है, और जेएनयू रहा है, और अगर जेएनयू नहीं हुआ तो भी मुझे साफ दिख रहा था बीएड करवाएंगे घर वाले, 2 साल की बीएड होगी और फिर शादी हो जाएगी। ये चीज थी, ये साफ ये ऐसे था मेरे सामने। तो फिर ये इतना खौफ था ना मन में कि भाई देखो अब पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा जेएनयू में, नहीं, यही था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, यही कि अगर मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है जेएनयू के अलावा। तो फिर जो 24 अगस्त के बाद यही डेट थी, उसके बाद सितंबर और 8 अक्टूबर तक, मैं सच बताऊं, और जब ये डर होता है ना, तब ये जो भी आपके सोशल मीडिया वाले फेयर वगैरह, जो भी फ्रेंड्स से बात करना, आप माइंड फ्रेश, आप तभी उन्हीं से बात करते हैं जिनसे आपको लगता है कि चलो फायदा हो रहा है, कि हाँ, वरना आपको फिर वही दिखता है, फिर हिंदी दिखेगी आपको। जब आपके अंदर ये खौफ आ गया ना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तब भी होता है। और यही चीजें हर एग्जाम के लिए भी होती है, सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, हर एग्जाम के लिए ये चीज होती है। तो ये जो खौफ है ना, वही करवाएगा। डर बहुत जरूरी है, जब तक आपके अंदर डर नहीं आएगा तब तक प्योर डेडिकेशन नहीं आएगा। जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है अंकित कुमार भागवत। अंकित कुमार भागवत जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपका माइक अलाउ हो गया, और कृपया कर ये क्लियर कर दे कि आपका प्रश्न किस वक्ता से है, तो ये उनको प्रश्न उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। जी नमस्ते सभी को। हेलो, आवाज हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही। नमस्ते। जी राम राम, प्रश्न पूछिए। जी मेरा प्रश्न है आप सभी से है, जो भी आपको लगे कि अगर किन्हीं का कुछ छूट गया है और किन्हीं को ऐड करना है कुछ, तो ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा था, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कथात्मक गद्य से थे, कुछ उदाहरण दे दिए गए, या कोई कहानी से संबंधित कुछ पूछ लिया गया, या कविता के उदाहरण या कहानी के उदाहरण। तो उसमें से क्या कोई स्पेसिफिक लिस्ट बनाई जा सकती है कि जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कि इन रचनाओं को पढ़ ही लेना है, कविता में या फिर कहानी में या उपन्यास में? लक्ष्मण, जवाब दोगे इसका? लक्ष्मण शायद है नहीं। आर्यन आप बताइए, या फिर अंकेश जी आप बताइए। अंकेश को बताने दीजिए। मैं तो, चूंकि अंकित जो है मेरे ही स्कूल का है, मैं बता दूं, मैंने जहाँ से पढ़ाई की, तो वैसे मैंने इससे एक बार बात भी की है सिलसिले में, तो मैं चाहता हूँ अंकेश इस बारे में बता दे। वैसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर देखें तो शेखर एक जीवनी, या जो भी चीजें काफी से आए हैं, ऐसे प्रश्न उठा कर आए हैं। और बाकी जो चीजें हैं, एक तो ये है कि नेट जेआरएफ में जो लगी हुई है रचनाएं, वो इम्पोर्टेंट है, पर अभी आपके पास 1.5 महीना है। अभी अगर आप बैठे, तो मुझे लगता कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ चीजें, गोदान से पिछली बार आ गया, तो ये ऐसी चीज है कि ऐसे पानियर उपन्यास है जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। कि इसके अलावा जैसे मेला अंचल वगैरह है, जो चीजें पढ़ाई जाती है, पर अभी तो आपके पास टाइम भी नहीं। मुझे नहीं पता आपने ये प्रश्न कैसे पूछा कि ये मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। अभी तो जो कुछ कविताएं हैं, कि जैसे राम की शक्ति पूजा या जो भी है, जिस टाइप की कविताएं, वो अगर आप एक बार थोड़ा देख ले तो ठीक है, वरना अभी तो इम्पोर्टेंट जो पंक्तियां हैं वही पढ़े। अभी आप ये जो रचनाएं हैं वो पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। ये मेरी राय है आपसे, क्योंकि अभी इतने बड़े मोटे मोटे उपन्यास या फिर कविताएं जो लिखी गई है, वो आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर आप दूसरा क्या पढ़ेंगे। और जैसा कि है कि जब मैंने तैयारी की थी,
तब भी मेरा ये था कि काफी लोगों के ऐसे सजेशन आते थे कि ये तो पढ़ ही लेना चाहिए, ये तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। पर उसमें क्या होता है कि मेरे साथ भी ये हुआ था कि अगस्त के बाद मैंने गोदान पढ़ा था, तो उस गोदान को पढ़ने में 3-4 दिन लगे, क्योंकि मैंने ये जो प्रश्न देखा था कि चलो एक गोदान प्रश्न आया तो जेएनयू में भी आ गया तो क्या करेंगे, पर बाद में एक प्रश्न आया, बहुत ही छोटा सा प्रश्न आया, वो अगर मैं नहीं पढ़ती, मैं उसकी डिटेल ले लेती तो भी मुझसे हो जाता। तो एक काम कीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट नेट में दे रखे हैं ना उपन्यास कविताएं वगैरह, उनके पात्र देख लीजिए आप नेट से ही, जो है गूगल से पात्र देख लीजिए, उसकी कथा वस्तु देख लीजिए और उसको मोटा मोटी थोड़ा सा देख लीजिए। अभी आप पूरी की पूरी पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो मैं सच बता रही हूँ टाइम वेस्ट हो, सीधी बात। ये वो चीजें हैं जब आपको अगले साल देना हो तब आप पढ़ने के लिए बैठे कि चलो मैं ये चीजें पढ़ लेता हूँ, बोला हूँ। तो और जब जेएनयू में मेरा उसी वक्त बोला था कि है ना, आप चिंतामणि, आपको समय मिले आप बोर हो जाओ तो चिंतामणि वगैरह पढ़ो। अभी सितंबर में एग्जाम है, अभी बोर होने का नहीं, अभी रिवीजन का टाइम है। और ये सिर्फ अंकित से नहीं, मैं सबसे बोल रही हूँ कि अभी आप सोर्स चेंज मत कीजिए, अभी रिवीजन का टाइम है, जो पढ़ा है उसको वापस से दोबारा पढ़िए। मेरे पास भी था कि जो मेरे तैयारी कर रहे थे वो लोग बोलते थे हम यूथ पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे थे। मेरा ये भगवान भी आकर मुझे बोल देना कि पांडे और शुक्ल और ये जो नेट सेकंड पे त्रिपाठी ये रख दो, तो मेरे सारे फ्रेंड्स तो चेंज कर रहे थे, कभी कोई पूरनचंद टंडन ले रहा। अभी तो आप चेंज मत कीजिए। और ये उपन्यास जो मोटी मोटी लिस्टें हैं कि उनसे कथन पूछे जा रहे हैं, ये सब चीजें कब की थी, जब आपके पास 5-6 महीने हो, तब आप बैठे बैठे बोर हो गए तो वो पढ़ लिया कि हाँ ये पढ़ लिया। अभी तो कुछ भी चेंज मत कीजिए। अभी जो हुआ है वो रिवीजन कीजिए, और आप बैठे हैं तो नेट पर देख लीजिए, और आपको नहीं है तो पात्र देख लीजिए, उसकी लिस्ट देख लीजिए, आपको देखनी है उसमें से। और एक गुड रीड्स करके मतलब उसमें क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट होता है ना कथन, वो दे देते हैं। और अगर आप जाके पढ़ोगे नेट पर, उस उपन्यास का नाम नोट करोगे, जो फेमस उपन्यास है जो नेट में दिए हुए हैं। और जैसे, और एक और चीज याद रखिएगा, जो नाटक पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्या है कि दूसरे जो नाटक बहुत है और जो भी है कि उनको छोड़कर इन छोटों से क्यों पूछेंगे, ये अपने दिमाग में रखिए। जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना उनमें से वो क्यों पूछेंगे। उपन्यास में भी है, जैसे कुछ कुछ नाम है जिनके पढ़ ही लेते, जैसे रेणु, प्रेमचंद, ये सब है कि इनका तो आपको पात्र, उपन्यास ये सब याद होने ही चाहिए, कि इनको छोड़कर ये क्यों पूछेंगे, ये याद रखिए। और जेएनयू का पेपर भी देखेंगे पिछला वाला, तो उसमें क्या है कि जो मेन है ना, उनमें से लाइनें ले लेके अच्छे से पूछी गई है, तो उनमें से आप मेन सोर्स देख लीजिए। बाकी अभी मत पढ़िए, मैं बहुत ही पर्सनली बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि अभी आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ने में मत पढ़िए। सीनियर बोल दे भले ही, अगर कल आपसे बोलूं कि नहीं अंकित आप ये बुक मत पढ़ो, अभी आप ये बुक पढ़ लो क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी थी, नहीं, अभी आप रिवीजन कीजिए, जो अपने सोर्स 3-4 किताबें आपने रख रखी होगी उसका रिवीजन कीजिए, और अभी से एक किताब ऐसी बना लीजिए जिसका आप लास्ट दिन रिवीजन करेंगे। तो इसका जो है, मैं एग्जाम हॉल तक जाते जाते, जैसे मेरी आदत थी कि एग्जाम हॉल तक भी मैं पढ़ती रहती, तो उसमें लेकर उस किताब को रख लीजिए। बाकी अभी तो आप मत पढ़िए। नया कैसे कि 1.5 महीना रहा है, फिर भी अगर कुछ ऐसे लगे आपको कि आपके दिल को लग जाए कि हाँ मुझे ये चीज पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, पर मेरी राय है कि अभी तो आप रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, और मैं थोड़ा जब माइंड थोड़ा सा फ्री हो तब आप अगर देख ले तो देख लीजिए, पर मैं तो यही, अभी आप नया कुछ भी मत। जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है शिवांगी। शिवांगी जी, आपका माइक ऑन हो गया है, प्रश्न पूछिए और वक्ताओं में क्लियर कर दीजिएगा किन से प्रश्न है आपका। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, प्रश्न पूछिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न आर्यन भैया से है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि अभी मतलब फैक्ट्स पे ध्यान देना है अगर आपका थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है, तो मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी से स्नातक कर चुकी हूँ इस बार। तो फैक्ट्स को भैया ने बोला कि उसे सेलेक्ट करना भी एक अपने आप में चैलेंज है, मतलब सभी फैक्ट्स नहीं याद कर सकते हैं समय में। और जैसे कि गोविंद पांडे में पूरा फैक्ट से भरा हुआ है, तो मुझसे भी उतना तो याद नहीं होगा। तो भैया आपने बोला कि फैक्ट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, तो इस टाइम में फैक्ट्स को कैसे सेलेक्ट करें, मतलब क्या छोड़े और क्या याद, मतलब जो मेन चीज़ है वो तो हमें याद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए
वो मतलब आप थोड़ा बता दीजिए। मैं जहाँ तक आपकी आवाज़ सुन पाया और जो समझ पाया हूँ, मुझे लगा कि सवाल ये था कि फैक्ट्स को कैसे चूज करें, यही था ना? ठीक है, तो जी आर्यन। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास का कुछ बैकग्राउंड इस तरह का कुछ पहले उसका अध्ययन किया हुआ है? एक बार हाँ कोई हाँ भी जी किसी भी भैया, किताब से? मैंने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ा है। और मैं 3 साल मतलब मेरा ग्रेजुएशन हिंदी से ही रहा, तो मैंने अच्छे से दिल्ली से मतलब पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मतलब मैंने मतलब थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पढ़ा। ठीक है। तो आपने रामचंद्र शुक्ल पढ़ ली है, तो मैं ये कहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल, एक तो पहली बात है फैक्ट सेलेक्ट करने का जो लास्ट टाइम पे है। आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी जो सवाल हैं प्रीवियस, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, 5-6 साल के भी अगर आप देखते हैं, ठीक है। और फिर नेट जेआरएफ के जो सवाल हैं उसको देखते हैं। फिर साथ ही साथ क्या है कि रामचंद्र शुक्ल अगर ढंग से पढ़ा है तो वो तो आपके साहित्य में मदद करेगा। और चूंकि इग्नू का सिलेबस बड़ा है, अगर आप कर पाएँ अभी तो ठीक है, नहीं कर पाएँ तो क्या है कि बस उसको सेलेक्ट करने के लिए, फैक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं ये सब सारी चीज़ों का हवाला दे रहा हूँ कि आप उससे जो वहाँ ज़िक्र है, मैंने ऐसा किया था कि मैंने उसका एक-एक पॉइंट लिख लिया था। जैसे उसमें इग्नू में बहुत अच्छे से दिया है निबंध का इतिहास, आलोचना का इतिहास, कविता का इतिहास। तो उनके पास एक ये है कि कविता में भी कौन-कौन सी कविताएँ, अलग-अलग चरण में कौन-सी महत्वपूर्ण कविताएँ हैं जिनको ज़िक्र करना है, क्योंकि उनको भी सीमित करनी है चीज़ों को। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये टास्क हो जाता है कि वो ज़रूरी चीज़ों को छोड़े ना, और दरअसल हम लोग भी वही चाह रहे होते हैं। एक बात और है कि विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब बहुत पतली है, और पतली किताब लिखना मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि उसमें उस पे भार हो जाता है कि हम किसको पकड़ें। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की जो बुक है उसके सारे फैक्ट्स को, उसको तो आप मतलब टारगेट कर लीजिए, उसको तो याद करना ही है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की जो बात है, तो रामचंद्र शुक्ल की बात जो महत्वपूर्ण छांटने का तरीका वही है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस हिस्से से पूछ रहे हैं। तो वहाँ से भी आप टॉपिक और उसमें भी जो अलग कवि हैं, लेखक हैं, पंक्तियाँ हैं, चूँकि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक अगर आपके पास है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से क्या है पंक्तियों को भी लिख दिया गया है अलग-अलग लेखक और आलोचक का, जैसे कि रहीम के बारे में किसने क्या कहा, विद्यापति के बारे में किसने क्या क्या कहा। तो पहली बात तो है कि जो महत्वपूर्ण कवि हैं हर एक दौर के, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, उन सबको ढंग से पढ़िए, उनकी रचनाओं को भी याद कीजिए, उनके बारे में किसने क्या कहा है वो भी याद कीजिए, और उनकी पंक्तियों को भी याद कीजिए। ऐसे करते हैं। और फिर क्या है और फैक्ट चूज करने में मुझे एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार क्या है ना, हम लोग थोरो पढ़ने के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण अंश छोड़ देते हैं, जैसे आत्मकथा नहीं पढ़ा, या फिर वो नहीं पढ़ा, पत्रिका नहीं पढ़ा, समाचार पत्र नहीं पढ़े, या फिर अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो जो सम्मेलन होते हैं हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो मैं सबसे आखिरी आदमी था ये परीक्षा सेंटर में घुसने वाला। मैं सोच के जा रहा था जब मैं जा रहा था रास्ते में कि मैंने 2 चीज़ें नहीं देखी है। तो एक उसमें से ये भी था कि सम्मेलन देखना था, तो मैंने नेट सर्च किया, मुझे गार्ड बुला रहा था, आ जाओ आ जाओ। मैंने बोला ठीक है आ रहे हैं, वो डांट रहा था, और मैंने देखा कि एक नज़र मारा और उससे एक सवाल आया था। तो क्या है ना कि हम लोग टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग कोई भी टॉपिक पूरा नहीं करना। तो छाँटने का जो सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि शुक्ल है, बहुत अच्छी बात है, और इग्नू या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी तो करना ही है। और फिर जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ चूँकि आजकल पूछ रहे, राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब अगर कोई पढ़ सके तो ज़रूर पढ़ लीजिए। राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब मैंने बहुत आखिरी टाइम में पढ़ी थी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, एक बहुत ही सरस ढंग से लिखा है, और उन्होंने महत्वपूर्ण विवाद को पकड़ा है, महत्वपूर्ण कवियों को पकड़ा है, तो वो भी आपको फैक्ट्स छाँटने में मदद करेगा। तो मैं तो अभी इतना ही बता सकता हूँ, अगर मेरे कोई भी साथी इसमें कुछ ऐड कर सकें तो प्लीज़। अगले अभ्यर्थी का नाम, इनका नाम थोड़ा अजीबोगरीब है क्योंकि ये http://teams.com है माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, microsoft.com के नाम से इनका। जी प्रश्न पूछिए आप।
हाँ जैसे जी। तैयारी लास्ट फेज में है, और अगर हम लोग पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके अभी देखते हैं, तो जैसे हम 2019 के बेस पे अगर एनालाइज करते हैं तो 2020 में फैक्ट को थोड़ा सा कम करके कथन तर्क वाले और एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें समय के अकॉर्डिंग उनको लगाना है कि मतलब क्रम से करना है। तो अगर हम नेट के पेपर को एनालाइज करते हैं तो दो ही चीज है जो अभी बचा हुआ है, जेएनयू ने नहीं दिया हुआ है ज्यादा। एक है जो भाषा के क्षेत्र से, मतलब ये अगर संविधान वगैरह से लिया जाए वहां से, और दूसरा कि रचनाओं का क्रम क्या है, तो वो हम लोग कैसे करें, और दूसरा ये कि पंक्तियों पे हम लोग कैसे काम करें, क्योंकि पंक्तियां हैं कि स्लिप हो जाती है, और आधुनिक काल में पंक्तियां पांडे में भी कम दी गई हैं, और बहुत से कवियों की रचनाएं ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ जरूरी हैं, और कैसे पूछी जाएंगी उसका पकड़ नहीं है। जी, आपका प्रश्न किन से है, ये भी क्लियर कर दीजिए। मेरा प्रश्न सभी सीनियर्स से है, जो भी मतलब ऐड करके सके या जो भी जैसे भी बता सके बता दें, अपने अपने जी। एक्सपीरियंस। ओके। अंकित जी आप बताएं। जैसा कि उन्होंने पूछा कि पंक्तियां कैसे याद करें, ये उन्होंने बस पकड़ पाई क्योंकि मेरा अभी चल रहा था। तो देखो ये है कि एक चीज आप कहें कि इतना नहीं रट, ये तो दिमाग में लेके चलो कि कोई भी नहीं रट सकता, तो तुम भी नहीं रट, पर ये चीज तुम कर सकते हो कि कौन सा कवि किस टाइप से लिखता है उसका पकड़ने की कोशिश करो। जैसे प्रसाद जी कैसे लिखते हैं कि उनकी जो लेखनी है उस तरह की है, नागार्जुन कैसे लिखते हैं, धूमिल कैसे लिखते हैं, निराला किस तरह से लिखते हैं, मैथिली चरण गुप्त कैसे लिखते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। बाकी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं तो वो जो पेपरों में आ चुकी है, पेपर उसका तुम देख सकती हो। और एक और चीज है कि जैसे एक मतीराम का 2020 के पेपर में तो मैं वो गलत करके आई थी, तो मेरे जब सीनियर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हमारे गलत हुए हैं, इतने सही हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फिर ऐसे में बात को उन्होंने कहा कि ये तुमने गलत कैसे कर दिया, तो मैंने कहा इतनी क्या बड़ी बात हो गई, मैंने कहा हो गया गलत, पता नहीं भैया कैसे गलत हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि इतना तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ना कि जो बिहारी है उन्होंने सिर्फ दोहे लिखे हैं, सेवैये नहीं लिखे। तो ये देखो, ये उन्होंने इतनी सी छोटी सी बात बोली, पर इससे ये है कि जब पेपर में जब दोहे आए तो तुम ऐसे मतीराम का जैसे सेवैया आए तो तुम मिटा सकती हो कि चलो सेवैया आया है तो बिहारी को ऐसे जो है ना ऑप्शंस को क्लियर करने की, चलो ये लिखे हैं दोहे इन्होंने लिखे हैं इस तरह का, और आदिकाल के जो पंक्तियां उनका तो कोई है ही नहीं ज्यादा, क्योंकि उनमें क्या है कि एक खास तरह से लिखी जाती है और लिमिटेड ही है कि विद्यापति वगैरह है, और जो चंद्रप्रताप जो भी है वो बाद में जो लिखी है कोई चीजें हैं, और बाद में जो लिखी जाती है भक्तिकाल वगैरह की, तो उसमें भी हम पकड़ ही सकते हैं कि किसने कैसे लिखी है। ये तभी होगा जब तुम बहुत गहरे में उतर के जब तुम पढ़ते हैं ना हिंदी साहित्य, कि चलो हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ लिया है तो सीधी सी बात है हम निकाल लेंगे ब्रज अवधि, और ये जो है जो यूपी और बिहार वाले हैं हमारे जो साथी, उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ब्रज अवधि को पकड़ने में। जो राजस्थान वगैरह का है उनको तो उनके लिए तो ब्रज और अवधि दोनों एक जैसी ही लगती है, बाद में जब थोड़ा पढ़ते हैं तब पता चलता है अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। तो ये सब चीजें तभी होगी जब तुम थोड़ी सी भाषा को भी पकड़ोगी, थोड़ी सी जो कवि कैसे लिख रहा है वो भी पकड़ोगी, और ये बात अंडरलाइन करके चलो सब पंक्तियां याद नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं हो सकती, गलत होंगे। और हमसे तो सीधा रचनाओं से है, पहले जो 2019 तक तो यही चल रहा था कि कौन से कवि की है, तो रचनाओं से भी पूछ लिया गया था। तो अभी तो यही है कि सबसे जरूरी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर, दूसरी चीज जो भाषा है, कौन सा कवि किस टाइप की भाषा यूज कर रहा है, किस फेवर में वो लिख रहा है, उसका फेवर क्या है वो पकड़ना सीखो। और तीसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि थोड़ी सी जो पांडे वाली पीछे वाली जो है ना पंक्तियां, वो तो देखो वो तो याद कर ही लेनी चाहिए कि चलो ये तो देख ही लेते हैं कि, क्योंकि उन्होंने क्या है कि जो महत्वपूर्ण है वो दी है। और चौथी जो चीज है, नेट जीआरएफ में कौन कौन सी पंक्तियां पूछी जा चुकी है, दूसरे पेपर में कौन कौन सी पंक्तियां पूछी जा चुकी है, वो भी तुम थोड़ा देखती रहो कि चलो ये जो चीजें हैं हम देख लेते हैं। क्योंकि क्या है कि महत्वपूर्ण ये लगता है कि जो उन्हें महत्वपूर्ण लगी है तो हमारे प्रोफेसर जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको भी लगेगी,
और जो एक और की जो शुक्ल में दी हुई पंक्तियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो 2020 में पेपर आया था उसमें एक ही पेज से 2 पंक्तियां उठाकर देखो। शुक्ल को जब तुम खोल कर देखो, अभी जो बच्चे को पढ़ तो देखो, क्या है कि पूरी की पूरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। शुक्ल के फैक्ट्स, शुक्ल की पंक्तियां ये तो देख लो, और शुक्ल तो लगभग सभी पढ़ ही रहे होंगे, तो शुक्ल की पंक्तियां देख लो, गोविंद पांडे के पीछे वाली पंक्तियां देख लो, और थोड़ा सा कवि को भी उस टाइम एग्जाम हॉल में जब बैठो तो कवि का भी ध्यान कर लेना कि अच्छा ये दिए हुए तो शायद ये लिख सकते हैं। कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर अपन जब अच्छे से क्लियर माइंड से देख, और भी अगर कोई साथी बच्चा मैं भी अंकेश की बात में यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूँगा। जैसे अंकेश ने कहा कि एक ही पेज से 2 पंक्तियां आ गई थी, तो आप इसको पंक्तियों पर ज्यादा फोकस वहां करें जहां शुक्ल या कोई भी लेखक किसी से तुलना कर रहा हो। जैसे अभी जो पंक्ति आई थी मिथिली शरण गुप्त की, और वहां वो तुलना की गई थी सूरदास जी से, उसने दोनों की दोनों पंक्तियां उठाकर यहाँ पर डाल दी। मैं एक कथन के संदर्भ में भी बता रहा हूँ, जहाँ तुलना हो वहां ऑलरेडी समझ जाए कि ये IMP है, कभी भी परीक्षा में टकरा सकता है, क्योंकि तुलना वो तभी करता है जब कुछ महत्वपूर्ण बात उसको कहनी होती है। बाकी इनका जो नेट JRF के प्रश्नों को लेकर भी सवाल था इनका कि प्रकाशन वर्ष को कैसे पकड़े, तो मैं चाहूंगा कि लक्ष्मण इसका जवाब दे थोड़ा। लक्ष्मण सुन पा रहे हैं आप? आर्यन आप बताएं। करण तो दिख ही नहीं रहा। करण? हेलो। हाँ करण, का प्रश्न था कि नेट JRF में जैसे प्रकाशन वाले प्रश्न आते हैं, और अभी JNU के एग्जाम में भी 1 या 2 प्रश्न कुछ ऐसे थे जो प्रकाशन वाले या क्रम में जमाने वाले पूछ लेते। जैसे एक कहानी का पूछा था क्रम, और बाकी एक सूरदास जी का अष्टछाप के कवियों को जन्म काल के अनुसार क्रम पूछा था। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हम कैसे देखें, इसका क्या जवाब हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन नेट वाले जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उनमें बहुत बार आ चुके हैं, तो आप उनको अगर बार बार सोल्व करोगे तो उनमें से आपको बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे आपके ये सारे क्वेश्चन। हेमंत, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि भले अभी तक जो पैटर्न नहीं आया है वो भी आ सकता है JNU में। JNU तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन वर्ष तो याद रखते हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद रख लेने से और थोरोली पढ़ने से पता चल जाती है कि कोई चीज़ किसके बाद में आई है। हो सकता है वो रचना उतनी महत्वपूर्ण ना रही होगी। तो अगर हम महत्वपूर्ण रचनाओं को सिर्फ याद कर लें तो हम ऑप्शंस में मतलब बहुत क्लियर ना हो तो भी 90% क्लियर होते हैं कि हाँ सही ऑप्शन क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि जब आप कोई रचना पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण, तो उसका प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिए। और मुझे लगता है कि मास्टर्स के लेवल पे वो उतने उस तरह के ना आपको ये रचना देगा जिसका बहुत ही गुमनाम हो, या फिर हम लोग कभी जिससे गुजरे ना हो और उसका प्रकाशन वर्ष पूछेगा। तो जो भी रचनाएं आएंगी वो हम लोगों के नज़र के सामने जो महत्वपूर्ण दिखती है उन्हीं में से होंगी। तो इससे हम लोग कर सकते हैं एग्जैक्टली। जी बिल्कुल सही। आशुतोष में ऐड करना चाहूँगा कि अब जो भी प्रश्न थोड़े जल्दी जल्दी ले लीजिए, और सभी वक्ता भी थोड़े जल्दी जल्दी। जी, मेरा भी निवेदन रहेगा सभी अभ्यर्थियों से कि आप किसी एक वक्ता से प्रश्न पूछें, क्योंकि सारे ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो आपको अच्छा ही उत्तर देंगे। आप क्लियर कर दें कि किसी एक वक्ता से आपका प्रश्न है, क्योंकि फिर सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन देगा उत्तर। प्रिया जी, आप प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन हो गया। प्रिया जी पूछिए, आपका आवाज आ रहा है, प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रश्न पूछिए। चलिए आपको डिसेबल करते हैं। राकेश सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए। राकेश सिंह जी। जूही जी, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन हो गया। जूही जी। विकास जी, प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन हो गया। हेलो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। हेलो, हमें अंकित जी से प्रश्न है।
जी जी, जैसे कि हमारे सभी दोस्त है रामचंद्र शुक्ल को 2-2 बार 3-3 बार पढ़े हैं, मैं एक ही बार पढ़ा हूँ। रही बात है, एक बात है कि जब मैं उसको पढ़ा था तब मुझे बहुत मजा आ रहा था, जैसे कि शुक्ल जी जैसे वो बोलते हैं या उनके विचार है, मैं उनसे इंटर रिलेट कर पा रहा था। अब मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, मगर मैं एक ही बार पढ़ा हूँ, तो थोड़ा ये अफसोस होता है इस बात के कि उससे ज्यादा प्रश्न आएंगे। अब मैं मात्र एक ही बार पढ़ा हूँ, पता नहीं क्या होगा। एक और प्रश्न है, जैसे कि कथन निष्कर्ष के वो, जैसे कि रामशरण चतुर्वेदी के वो रामशरण चतुर्वेदी के और उनका चिंतामणि का क्या पढ़ना आवश्यक है? देखिए, पहली बात तो आपने शुक्ल पहली बार पढ़ी और आपको मजा आ रहा है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी। और दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि मैंने एक ही बार पढ़ा। देखिए, शुक्ल से क्या है कि सीधे सीधे उससे प्रश्न आ जाते हैं, और शुक्ल का मान चलिए कि विकास सर की लैंग्वेज में कोई सी बात है, तो मैं आपसे प्रश्न नहीं बोलूंगी कि आपने पढ़ ही रखा है और आपकी लिस्ट में भी है, तो देख लीजिए आपको एक बार, 1-2 बार तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि उससे क्या है फैक्ट्स भी जो शुक्ल में है वो इम्पोर्टेंट अपने आप होता है। शुक्ल में जो लाइन्स है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है, शुक्ल में जो पंक्तियां हैं वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो चिंतामणि, तो शुक्ल को आपने एक ही बार पढ़ा है, ठीक है, अभी तो 1.5 महीना है, अभी तो आपने अगर एक बार रीडिंग और थर्ड रीडिंग इतना टाइम भी नहीं, कुछ है नहीं। और के आपने चिंतामणि का बोला, तो अभी लक्ष्मण ने भी 2 निबंधों का नाम बताया था, वो पढ़ लीजिएगा। और चिंतामणि में क्या है कि जैसा मैंने नहीं पढ़ा था फिर भी बन गए थे, क्योंकि वो समझ के आधार पर बन गए थे, क्योंकि चीजें होती है, जैसे कि उन्होंने लिखा था कि श्रद्धा का जो क्षेत्र है वो क्या लिखा था उन्होंने, श्रद्धा का जो क्षेत्र है वो उन्होंने संकुचित करके ऐसा कुछ लिखा था, तो वो हमें पता है कि इसका ये होता है। तो ये जो है, ये चीजें क्या है, समझ हो जाएगा मजे के लिए। जैसे 1 घंटा बैठे हैं कि चलो यार अभी कुछ करने को नहीं है, तो एक निबंध ही उठाकर पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये तो पूरी किताब तो है नहीं कि आप निबंध ही पढ़ ले। और जैसा कि आर्यन ने भी अभी बताया कि हो सकता है कि जेएनयू में अगली बार जो है, इस बार पेपर आए उसमें आपसे निबंध में से प्रश्न पूछे ही नहीं, तो किसी और से ही प्रश्न पूछ ले, ये भी चीजें हो सकती है। तो मैं आपसे, आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पूछा, उसमें मैं ये बता दूंगी आप पढ़ लीजिए उसको, आपने एक ही बार पढ़ी है तो आप उसको दोबारा भी पढ़िए, क्योंकि वो शुक्ल है, शुक्ल से प्रश्न आएंगे, ये तो पक्की बात है। चिंतामणि से भले ही क्या पता, हो सकता है कि इस बार ना आए प्रश्न, ऐसा भी हो सकता है। और चिंतामणि से जो प्रश्न आते हैं वो क्या है कि निबंध है, तो सामान्य या सामान्य जो होती है, तो उससे निबंध का एक फायदा ये है कि पिछली बार एक प्रश्न आया था कि लोभ आनंद स्वरूप है, तो हमें जब ये प्रश्न पढ़ते हैं तो एक सामान्य इंसान को लगता है कि शुक्ल जी ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, पर ये सही लिखा था उन्होंने। और जो है कथन और कारण वाले भी प्रश्न आए थे कि ये होता है, पर वो क्या है कि उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपकी कुछ सामान्य बुद्धि से हो जाते हैं, कुछ अध्ययन से ही होंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास की जो पुस्तक है उसको आप दोबारा पढ़िए, इसमें कोई दोबारा नहीं है। 1.5 महीना दोबारा क्या, 3री बार पढ़िए आप, उसको अच्छे से पढ़िए। और जो चिंतामणि का है उसका तो ये है कि 1-2 घंटे अगर बैठ के आपको लगे कि पढ़ लूँ मैंने, तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज इसके बारे में तो मैं इतना नहीं कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल ही पर्सनल चॉइस हो जाएगी आपकी। क्योंकि मैं कहूँ और फिर आप पढ़ने लगे और फिर प्रश्न ना आए तो आप बोलेंगे कि अंकेश दीदी ने उस समय बोला था कि पढ़ लीजिए, मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा और फिर प्रश्न नहीं आए। देख लीजिएगा आप उसका। तो बाकी हिंदी साहित्य इतिहास को तो अगर एक बार पढ़ा है तो 2-3 बार पढ़िए, आप 4 बार जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है अनीता मीणा। अनीता मीणा जी, आपका माइक ऑन हो गया है, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न दीदी से है। मैंने ना रामचंद्र पढ़ी है, मतलब मैंने स्टार्ट की थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने अभी तक भक्ति काल के निर्गुण धारा तक मैंने पढ़ लिया, पर मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे उस बुक को रख के मुझे रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं जब टेस्ट देती हूँ ना तो मेरे 2 क्वेश्चन, मतलब पूरे ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता कि सारे के ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लास्ट में 2 में होता है कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है, 90-90 ऐसे कुछ होता है। तो क्या मैं उस रामचंद्र बुक को पढूं, रामचंद्र शुक्ल वाली हिंदी साहित्य के इतिहास को? अभी तुमने पढ़ी नहीं है ना वो बुक, मतलब। और इन्होंने विकास का जो केस था उसमें ये था कि उनको बहुत अच्छे
से समझ में भी आती है। तो मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी थी कि रामचंद्र शुक्ल और पांडे वो अच्छी लगी थी। तो तुम्हें ये बोलना चाहूंगी कि अगर पढ़ सकती हो तो पढ़ लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगी या अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो दृष्टि नेट JRF की अगर तुम्हारे पास गाइड है तो उसमें रामचंद्र शुक्ल की जो इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने सीधी उस बुक से ही दे रखी है कि ये जो चीजें हैं वो रामचंद्र शुक्ल से लेकर हमने दे रखी है। और शुक्ल वाले जो फैक्ट्स हैं वो तो पांडे में आ ही रखे हैं, वो दृष्टि में भी आ रखे हैं। तो अगर तुम वो नहीं पढ़ सकते कि अभी भाई वक्त भी नहीं है, तो गाइड तो क्या है कि दृष्टि की गाइड तो आजकल हर बच्चा पढ़ रहा है, उसे पता है कि ये तो लगभग है ही है कि या तो आप दृष्टि की गाइड पढ़ रहे हो या नेट पढ़ रहे हो। तुम अगर तुमने कहा कि भक्ति काल पूरा पढ़ लिया, भक्ति काल शुक्ल काल सबसे ज्यादा इंट्यूज में पढ़ना ही पढ़ना है, तो तुम पढ़ सकती हो तो पढ़ लो। ये है, हमने तो पढ़ी थी और जो बाकी जो बच्चे हैं उनका भी है कि जब पेपर आपने 2020 वाला देखा तब भी हमें अंदाजा हो जाना चाहिए था कितने इम्पोर्टेंट है शुक्ल के सीधे आते हैं। तो पढ़ती हूँ तुम, पर अगर तुमसे वो ना हो पाए तो एक और ऑप्शन हो है, वो दृष्टि नेट JRF की जो बुक आती है उसमें से उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देती है। और फिर भी अगर तुमसे ना हो पाए तो ये है कि पूरा रट के तो नहीं, तो एक बार नजर तो इतना तो, क्योंकि इतनी तो बड़ी बुक, इतनी सी बुक है, तो एक बार नजर तो मार ही सकती हो। और ये ऑनेस्ट एडवाइस है कि जिन्होंने भी शुक्ल, भले ही आप रट नहीं सकते हो अभी टाइम है कि 1.5 महीने में तो आप रट हो नहीं सकता कि भाई डैड कोई सुपर नेचुरल ह्यूमन हो तो ही वो रट सकता है। तो देख लो तुम एक बार तो अच्छे से शुक्ल को पढ़ लो, एक बार बस तुम रीड तो कर, ये तो होना ही चाहिए कि ताकि रेस में बने रहे। जैसे वैसे रेस में है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग हैं जैसे लक्ष्मण वगैरह हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ी थी फिर भी हो गया था, ऐसी कोई चीज नहीं है। पर फिर भी ये एक रीड तो तुम जी। अगले अभ्यर्थी का नाम है, इनका नाम जूही है, जुनोई है, अब ये नहीं समझ आ रहा, जुनोई। अच्छा, अगर आप समझ रहे हैं तो प्रश्न पूछिए, आपका ऑन कर दिया गया है। JNUE। चलिए, आपको नहीं बोल रहा। आकाश मौर्य, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, आपका माइक। रवि झा जी, प्रश्न पूछिए। रवि झा जी, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल आ रहा है आपका आवाज, पूछिए प्रश्न। नमस्ते भैया, वो शायद टेक्निकल इशू कुछ था इसलिए आवाज जाने रही थी। मेरा प्रश्न आर्यन प्रताप भैया से है। भैया आप बताएं कि चूंकि आपने तर्क वाला पोर्शन पढ़ा नहीं था, तो आप बोले कि एग्जाम में मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, तो फिर अभी आप JNU के हिंदी से ही विषय से हैं या किसी और विषय में हैं, ये बताइएगा। और मेरा एक प्रश्न ये है, थोड़ा सा इंट्रेंस से इतर है, कि आप चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और मैं अभी काशी हिंदी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आवास कितने बच्चों को मिलता है, वो मिलता है या नहीं मिलता है, कितने रैंक तक मिलता है, इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। वो इसमें होती आपको है जी। धन्यवाद भैया। ठीक है, ठीक। तो पहले मैं बता दूं, मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वक्ता के तौर पे, वो सारे हिंदी से ही हैं, पहली बात। और जो रही तुम्हारा जो सवाल था असर्शन रीजन वाला कि मैंने पढ़ा नहीं फिर किया कैसे, हाँ तो मैंने, जाहिर सी बात है कि असर्शन रीजन का प्रैक्टिस नहीं किया, जैसा कि नेट JRF में दिया हुआ होता है और लोग करते हैं। लेकिन मैंने जो इग्नू से अपनी समझ बनाई थी, सब्जेक्टिव समझ, और मुझे लगता है कि 1-2 प्रश्न जो लोभ वाले और आनंद श्रद्धा वाला, श्रद्धा और प्रेम वाला जो इस तरह का तर्क और असर्शन रीजन में डाल दिया था इन्होंने JNU में, तो वो हमारे उससे ही पहले हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था और उसमें लगा हुआ था वो पेपर, वो निबंध। तो आखिर दिन ही मैंने उसे पढ़ा था, तो कुछ कुछ मेरे माइंड में था। तो असर्शन रीजन के लिए क्या है कि प्रैक्टिस भले ही ना किया हो लेकिन सब्जेक्टिव समझ बन गई थी मेरी। तो वही इंट्यूशन वाली बात, कुछ कहीं अगर कुछ टेक्स्ट पढ़ा है तो वो अगर याद है तो उस तरह से मैंने किया। 20 के में लगभग मेरे 13 सही हुए थे और वही हुआ, उसी के कारण मैं मतलब JNU क्लियर भी कर पाई। तो मैं ये कहूँगा कि असर्शन रीजन के सवाल
टैक्स ये शुक्ल से हट के एसेशन रीजन अगर कहीं से बनाया, इससे तो बनाएंगे ही, से अगर इससे हट के कहीं बनाते हैं तो वो निबंध से, जो निबंध है उनसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है। और रही आपका जो दूसरा सवाल था दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को लेकर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका जवाब तो हेमंत भी दे ही सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी इस के लिए सोचा था कि अगर JNU नहीं होगा तो DU में कैसे हॉस्टल मिलेगा। तो DU में हॉस्टल मिलना बहुत कठिन काम है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है नहीं, लिमिटेड हॉस्टल हैं, और वो भी मास्टर्स में जाके मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं, ग्रेजुएशन में भी मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल्स जो कॉलेजेस हैं उनके पास होते हैं, उस तरह का सबके लिए नहीं है कॉलेज हॉस्टल। तो अगर आप, मुझे लगता है 5 लड़कों के बीच में है, 5-7, ठीक है, शुरू से, तो आपका रैंक अगर है और आप दिल्ली के बाहर के हैं तो आपको हॉस्टल मिल सकता है किसी भी सब्जेक्ट में। मुझे तो इतना ही, मैंने जो सर्च किया था या पता किया था तो मुझे यही बात पता चल पाई थी। आगे अगर कुछ है तो वो है हॉस्टल को लेकर। टोटल DU में क्या है, हॉस्टल की 6 सीट है मात्र, और ये DU में हॉस्टल एक मेरिट वालों के लिए फिक्स होता है और 5 जो सीट है वो एंट्रेंस वालों के लिए फिक्स है। अब 5 सीट है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट रैंक पर अगर 5 बच्चे आ गए तो उन्हीं को मिलेगा। जैसे इस बार फर्स्ट रैंक पर 10 बच्चे थे तो उनमें से 5 बच्चों को हॉस्टल मिलना है, तो सेकेंड रैंक वालों को भी चांस नहीं है। तो यहाँ DU में रैंक के हिसाब से हॉस्टल मिलता है, तो आपको फर्स्ट या सेकेंड रैंक पर आना पड़ेगा। जी, अगले अभ्यर्थी का नाम है राज। प्रश्न पूछिए राज जी, आवाज जा रही हो तो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल अंकेश मैम से है। सर मैम 3 सवाल है। मैम की जो ये शुरुआत है आधुनिक से, भारतीय से, द्विवेदी से, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, और जो ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये जैसे कि चिंतामणि निबंध हो गए, कि जो हमारे नामवर सिंह के निबंध हैं इनके, और हमारे पास एक बुक है नेट 11 वाली डिस्ट्रिक्ट की, इसके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन उतने मतलब इतने हार्ड लेवल के उतने बनते हैं। तो यहाँ पर मतलब इसको सॉल्व करते टाइम हमारा कुछ कॉन्फिडेंस लो होता है। तो थोड़ा 3 क्वेश्चन है कि जो सवाल हैं उसके डिस्ट्रिक्ट के, इनको थोड़ा कैसे सॉल्व करें, और कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध है, और इम्पोर्टेंट युग से किन लेखकों को चुने, कैसे सवाल आएंगे इस टाइप के। थैंक यू मैम। जी हेलो, हाँ, तो मैं ये आपने ये बताया कि कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपने ये बताया, अरे पूछा तो ये है कि फैक्ट्स देखो, जो महत्वपूर्ण कवि है, जिनका ऐसे शुक्ल में जो महत्वपूर्ण कवि दे रखे हैं, जो कवि नेट JRF में ऐड है वो महत्वपूर्ण है, और ऐसे कवि जिनके जो सिलेबस में लगे हुए हैं। जैसे आप ये कीजिएगा कि आप ग्रेजुएशन DU का जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसमें भी देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से लगे हुए हैं कवि। और एक ये चीज है कि ये तो अपना होता है ना, जैसे सूर है, तुलसी है, कबीर है, ये महत्वपूर्ण है। ये अगर आदिकाल में अगर देख लें तो जो राष्ट्र साहित्य है उसमें आदिकाल का तो बहुत ही छोटा सा कोर्स है कि उसमें ये महत्वपूर्ण है। फिर रीतिकाल में भी जो कवि आ जाते हैं, जैसे बिहारी है, तो बिहारी का तो क्या है कि लगभग आपको सब कुछ याद ही होना चाहिए। और एक और चीज, और जैसे आधुनिक काल में भी काफी कवि महत्वपूर्ण है, जैसे जो अपन 3-3, 4-4 की जो त्रयी दे रखी है ना, ये तो आपने पढ़ी ही होगी कि छायावाद में ये दे रखे हैं, और द्विवेदी युग में ये है, और भारतेंदु युग में जो ग्रुप है ना कवियों के, जो हम पढ़ते हैं हमारे सामने एज ए ग्रुप आते हैं, वो महत्वपूर्ण होते ही होते हैं। और बाकी का देख लीजिए, 3 प्रश्न थे आपके, तो मुझे एक ये याद रहा है कि फैक्ट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण है। और फैक्ट्स के लिए ये है कि जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कि मैंने जो पांडे में क्या किया था कि फैक्ट्स अंडरलाइन कर दिए थे, और बकायदा मैंने उसकी PDF बना के ग्रुप्स में सेंड कर रखी है। तो जो हेमंत भैया से कांटेक्ट में है वो हेमंत भैया से मांग लीजिएगा, क्योंकि मैं उनको सेंड कर दूंगी फिर। तो जो पांडे में जो इम्पोर्टेंट है उसकी जो फोटो खींच के, क्योंकि मैंने उसमें सारा का सारा कर रखा था, तो वो देख लीजिएगा। और 2 प्रश्न आपके और थे जो अभी मैं भूल गई हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं ध्यान से सुन भी नहीं पाई थी, तो वो अगर आप वापस से दोबारा पूछ। जी राज जी, जल्दी से दोहरा दीजिए अपना प्रश्न, आपका माइक ऑन कर दिया गया, जल्दी दोहरा दीजिए राज जी। ये 11 वाली किताब है,
हेलो, बोलिए भाई बोलिए। हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, भाई साहब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट साइंस की बुक है जिसमें कि ये 11 पे क्वेश्चन है हर 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 टॉपिक के बाद। तो वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कालक्रम और थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चन है जो कि उनमें अच्छे बनते नहीं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें? और मैं क्वेश्चन ये था कि जो कथन और क्वेश्चन वाले हैं जैसे कि चिंता में से नहीं बनते हैं, तो ऐसे कौन कौन से निबंध है जिनको पढ़ के हमारा कथन और निष्कर्ष में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? मैंने जो पूछा कि जो दृष्टि में जो है वो जो है, तो देखिए सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाइए आप। जो महत्वपूर्ण कवि है उनकी लिखी हुई जो रचनाएं होती है, जो उन्होंने ऐसे लिखी है कि उनसे उनकी पहचान है, उनको याद कीजिए। जैसे डोगरी भर मिट्टी का आया था पिछली बार, तो वो ये सारी जो भी उसमें आई थी वो प्रथम कौन सी थी, एक तो यह है कि पहले कौन सी आई थी, ये चीज रखिए। दूसरी ये रखिए कि जो महत्वपूर्ण कवि है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है। जैसे राम की शक्ति पूजा देख लीजिए, निराला उससे पहचाने जाते हैं। उनका गोदान जो कथन है वो कहानी उनकी देखी जाती है। जो उपन्यास है गोदान प्रेमचंद का, तो वो देखा जाता है। तो ये चीजें हैं वो देख लीजिए। आपकी जो महत्वपूर्ण कवि है उनमें से कौन सी जानी जाती है, ये चीज। और सेकंड प्रश्न और भी था आपका कुछ? जी, अब मैं प्रज्ञा को अलाउ करता हूँ। प्रज्ञा जी आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रज्ञा प्रश्न हो अब। हाँ प्रज्ञा जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन आर्यन प्रताप भैया से है कि भैया मैं ये गोविंद पांडे का बुक आधा ही पढ़ी हूँ और विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को मैंने पूरा पढ़ा है और मेरी फाइनल ईयर की एग्जाम है 28 अगस्त से, जो कि 13 सितंबर तक चलेगी। मैं रामचंद्र शुक्ल के बुक को नहीं पढ़ी हूँ, तो क्या मैं अब पढ़ सकती हूँ या फिर इसके बारे में आप कुछ बताएं? देखिए, आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए और मेरे हिसाब से उनका जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सिलेक्टिव और आधुनिक काल में जो जहाँ तक उन्होंने लिखा है, तो जिन कवियों को उन्होंने महत्व दिया है, तो उनको तो जरूर पढ़ लीजिए। और बात रही गोविंद पांडे को आधा पढ़ने की बात, तो मैं इसे इस तरह कहूँगा कि आप दरअसल आधे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आधा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, लेकिन पूरा में से सिलेक्टिव पढ़ना है। बात आधा पढ़ने की नहीं है। पहले इस बात को समझिए, हमें हर एक सिलेबस का जो या फिर हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे जिस तरह का आपको पता है बहुत तरह की विधाएं हैं हिंदी में, और हर एक विधा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस अंश से सवाल उठा रहे हैं। JNU वाला भी सवाल आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप थोरो मत पढ़िए, आप सभी पोर्शन को पढ़िए और सेलेक्टिव पढ़िए। सेलेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई। हमारे साथियों ने बता दिया कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, नेट JRF का देख लीजिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का देख लीजिए। रामचंद्र शुक्ल जरूर पढ़ लीजिए, विश्वनाथ त्रिपाठी से कुछ नहीं होता है। विश्वनाथ त्रिपाठी वो जरूरी है, लेकिन वो पास नहीं करवा सकता आपको कोई एग्जाम, ये तो स्पष्ट है। विश्वनाथ त्रिपाठी बहुत बेसिक है, जो कभी हिंदी में नहीं आए होते हैं तो उनको पढ़ना होता है कि वो हिंदी की समझ बना ले। तो रामचंद्र शुक्ल पढ़ा भी जा सकता है। फाइनल ईयर एग्जाम है तो मुझे लगता है ऑनलाइन होगा, अगर ऑफलाइन भी होगा तो वो आखिर समय में भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम तो हर कोई देता है, हर सबका अनुभव है, बहुत ज्यादा उसके लिए नहीं पढ़ना हो। के ऊपर अपना फोकस रखिए, शुक्ल को अभी से शुरू कीजिए और शुक्ल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके उस आधार पे गोविंद पांडे को हाईलाइट कीजिए, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, फैक्ट्स छांटिए और प्रीवियस जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं उस आधार पे भी फैक्ट्स। और एक जो सवाल पूछा गया है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके इर्द गिर्द मतलब अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उसके इर्द गिर्द अगल बगल जो नहीं पूछा गया है उसको आप देख लीजिए। ये इर्द गिर्द वाला मामला ऐसा है कि उससे आप पकड़ लेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण हैं और क्या पूछा जा सकता है संभावना, क्योंकि जो पूछ रहे हैं बराबर वो याद हो जाता है लोगों को प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा विस्तार हो जाता है हमारी तैयारी में। तो अगर आप वो स्ट्रेटेजिक
तरीके से चलेंगे, ढंग से चलेंगे, तो इस दौरान आप कर सकते हैं। शुक्ल को मत छोड़िए, शुक्ल को जरूर पढ़ना है। गोविंद पांडे को शुक्ल के हिसाब से टिक करना है, और अलग अलग क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो पूछे गए उस आधार पे टिक करना है। और गोविंद पांडे को पूरा पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टिव पढ़ना है, थोड़ा पढ़ के आधा नहीं पढ़ना है। तो मैं यही चाहूंगा। जी लास्ट सवाल ले लेते हैं भैया जी। एक है आकाश मौर्य जी। आकाश मौर्य आप बोलिए अगर आपका कोई प्रश्न है, वरना फिर हम अंत करेंगे इसका। आकाश मौर्य, आपको दूसरा बार समय दिया गया। हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ जी भैया, मेरा सवाल अंकेश भट्टी दीदी और हेमंत जोशी भैया दोनों लोगों से है। वैसे तो अभी पूरा ध्यान इंट्रेंस की तैयारी पे लगाना चाहिए, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एमए करने के दौरान वहाँ से किसी और एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचा जा सकता है? जैसे कि टेलीग्राम पे अंकेश भट्टी दीदी से ग्रुप में बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 3.5 घंटे का लगभग क्लास होता है, वो भी सप्ताह में 5 दिन। और तो ऐसे में सोच सकते हैं। बट हेमंत भैया स्टेटस पे लगाए थे कि निबंध लिखने के लिए दिया जाता है 1200 शब्दों का, ऐसे आप किसी और एग्जाम के बारे में सोचिएगा अभी मत। तो ये विरोधाभास है, तो थोड़ा सा कुछ क्लियर किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। आकाश जी, आप उसको स्टेटस को गलत तरीके से ले गए। हमने ये बताया था उसमें कि यहाँ पर आपको काम ज़्यादा दिया जाता है, असाइनमेंट और टेस्ट का थोड़ा सा लोड रहता है, और ये कोई ज़्यादा दिन का नहीं रहता, मात्र 5 या 6 दिन का, वो भी समय समय पर। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड होकर आए मेरे सहपाठी हो, हर कोई यूपीएससी की तैयारी में संलग्न होगा या अभी नेट जेआरएफ की तैयारी में संलग्न होगा। तो ये ना सोचे कि हम यहाँ आकर बिल्कुल एमए ही करेंगे। एमए तो करते ही साथ में यूपीएससी की या पीसीएस की या नेट जेआरएफ की सारी तैयारी सभी यहाँ पर सभी सहपाठी करते हैं। ठीक है, आपको टाइम मैनेज करना होगा बस थोड़ा सा। बाकी अंकेश जी बताएं, मैं तो हूँ नहीं वक्त। मेरे साथ हो रहे हैं, सबके साथ हो रहा है। क्लास होती है, क्लासेस बहुत कम होती है, पर हम क्या है कि एक व्यवस्था का जो चोला होता है ना, कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हमें बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, वो चोला हम ओढ़ कर बैठ जाते हैं। बाकी क्या है कि अगर करने बैठते हैं, जैसे आर्यन की एक लाइन है कि अगर मैंने कलम उठाई तो अभी मैं 2 घंटे में लिख लूंगा, ये है कि कलम उठाने भर की देर है। तो असाइनमेंट और सेमिनार के साथ ये होता है हमारा कि हम लोग क्या होता है कि काफी ऐसे लेके बैठ जाते हैं, अगर करें तो इतना कुछ भी नहीं है, करने वाले कर ही सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, पहले मटेरियल देखते हैं, फिर हम मूड बनाते हैं कि चलो अब लिखा जाना चाहिए, और फिर ये होता है कि डेडलाइन भी आ रही हो। बाकी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। नेट जेआरएफ का भी सोचिए, ये नेट जेआरएफ का ले लीजिए और भी ले लीजिए, बिल्कुल हो सकती है। बाकी हमने ऑफलाइन क्लासेस तो देखी नहीं, बाकी ऑनलाइन का अगर मैं देखूं तो मैं बहुत ही स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 दिन ही क्लासेस होती है, और फटाफट से सेमिनार टर्म पेपर वगैरह किए और फिर क्या है, बाकी सारा टाइम तो फ्री पड़ा है, एकदम से हो सकती है। और एक और मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी, जो बच्चे हैं, ये मेरी तरफ से ऐड कर रही हूँ, काव्य शास्त्र के बारे में मैंने सोचा था कि बच्चे पूछेंगे, पर उन्होंने नहीं पूछा। क्या होता है कि हम मतलब उसको पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, काव्य शास्त्र के पिछले बार भी 7-8 प्रश्न आए थे, और काव्य शास्त्र क्या है कि आपको भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं कि काव्य शास्त्र तो बहुत बोरिंग है और हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग बाकायदा काव्य शास्त्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या है कि इजी सवाल आते हैं। साहित्य से तो काफी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, काव्य शास्त्र से ऊपर सवाल आते हैं। और और भी अब ये थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ जी जी, शुभम भैया समाप्ति की ओर ले जाया जाए कार्यक्रम को। तो ठीक है, शायद अंकेश दी का मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न हो गए हैं। लास्ट प्रश्न मैं आर्यन प्रताप भैया से पूछते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की
घोषणा करूंगा। तो जैसा कि आर्यन भैया आप ऐसे हीरो में हैं, इससे आप महत्वपूर्ण हो जाते कि लास्ट के 1 या 2 महीने में आए और बाजी मार के निकल गए। तो आपने काफ़ी कुछ उस विषय में बताया भी है, और आपने थोड़ा इग्नू के नोट से 12 बुक आते हैं इग्नू के, तो उनका जो आपने प्रयोग किया वो किस तरह से किया अपनी समझ को विकसित करने के लिए? तो अगर उनके आप पढ़ने का स्टाइल या बता सकें तो अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो शुक्ल को जहाँ से मैंने छोड़ा उसके आगे से इग्नू को बहुत ध्यान से पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि शुक्ल जी की सीमा है कि वो 1929-30 तक ही लिख पा रहे हैं, उससे आगे वो ना ज़्यादा बचे और ना ही ज़्यादा लिख पाए। और क्या है कि आधुनिक वाला हिस्सा के लिए मेरे पास उस समय मैं बच्चन सिंह ना मेरे पास किताब थी, तो मेरे साथ समस्या थी कि अब यहाँ से आगे कैसे हम पढ़ें। तो इसलिए मुझे इग्नू के नोट्स में मैंने ऐसे बताया कि उसका जो लिखने का तरीका था विधा वाइज, उसका इतिहास, तो दरअसल वो तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम कविताओं का इतिहास, कहानियों का इतिहास, आलोचना का इतिहास। लेकिन एक बात और बता दें कि इग्नू में जितनी बातें आती हैं सब लागू नहीं होती है, मतलब वो आपको पूछ लिए जाएं ऐसे नहीं है। लेकिन क्या है कि इग्नू आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को बहुत अच्छा कर देता है। साथ ही साथ क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं आप इग्नू से पढ़ें या किसी किताब से पढ़ें वो आती ही हैं, तो महत्वपूर्ण आपको वहां भी पता चल जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि समय को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो 1.5 महीना भी कम नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखा जाए कि हम लोग अपनी तैयारी को अब इस लेवल पे जाके ऐसे ना देखें कि हम आज सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और कल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे या पूरा सब्जेक्टिव पढ़ लेने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। मेरा ये कहना है कि याद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि याद करना के साथ भूलना, याद करना ये लगातार चलता रहता है। तो अभी अगर आप कोई सब्जेक्टिव किताब नहीं पढ़े हैं, वो भी गोविंद पांडे को याद करना, जितना पढ़े हैं, जितना आपको महत्वपूर्ण लगा है, जितना सब्जेक्टिव टेक्स्ट पढ़ पाए हैं और छांट पाए हैं, उसको याद करना जारी रखिए। जितना आप याद कर सकते हैं उतना याद करना जारी रखिए, क्योंकि एक दिन के लिए सब कुछ नहीं बचा सकते हैं आप। तो अब आपको मतलब जो भी है, जो जैसा कि अब समय कम है, तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को साथ ही साथ पढ़िए। याद करने का भी समय निर्धारित कर लीजिए, रिवाइज बार बार कीजिए और साथ ही साथ टेक्स्ट पढ़ते रहिए, क्योंकि फाइनली हमको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ही घुसना है। तो इस तरह से इग्नू उनके नोट्स का बहुत स्मार्टली यूज करना है। और इग्नू की जो सीमा है, जैसे शुक्ल की सीमा को मैंने उससे दूर किया, और इग्नू की जो सीमा है, जैसे कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये सम्मेलन होते हैं या फिर कुछ अवार्ड्स हैं या फिर और फिर जो आत्मकथा है या फिर बाकी चीज़ें हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, डायरी हैं, जो चीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि गोविंद पांडे में बहुत ज़्यादा दिया है। और लेटेस्ट भले ऐड ना कर पाया हो तो उसके लिए आप इंटरनेट का भी सहारा लीजिए। तो इस तरह से आप जितना स्मार्टली अध्ययन करेंगे, जितना स्मार्टली, तो कम समय के लिए वो बेहतर होगा। आप किसी बड़ा सा लंबे तैयारी वाला मोड तो अभी अपनाए ही ना। तो इसलिए मैं कहूँगा गोविंद पांडे क्या है, गोविंद पांडे ही आपका साथी बनेगा। पांडे एंड पांडे जो है वही आपका साथी बनेगा। और मैंने क्या है कि तैयारी की शुरुआत के दिन से मेरी अच्छाई कहिए या जो कहिए, जब भी किया तो गोविंद पांडे को साथ लेकर चला। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा करें, क्योंकि याद करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। साथ ही साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अगर इसमें मेरा कुछ छूट गया जो आप हमसे जानना चाह रहे हैं तो उसको स्पेसिफिकली आप पूछ। ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज का जो कार्यक्रम है उसकी समाप्ति करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक प्लेटफॉर्म देना। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हेमंत दोषी भैया करना चाहूँगा, क्योंकि किसी नई व्यवस्था को प्रारंभ करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि इसके पहले हम देखते थे जेएनयू में ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि वहाँ के स्टूडेंट जो वहाँ आना चाहते हैं उनकी मदद कर रहे हों। तो एक मैं कहता हूँ बहुत ही क्रांतिकारी और महान कदम होगा। साथ ही मैं आज के वक्त आर्यन प्रताप भैया, अंकेश दी और करण गोस्वामी भैया और लक्ष्मण भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी व्यस्ततम समय होता है और उस समय में से आप जो समय निकाल के अभ्यर्थियों को दे रहे हैं वो बहुत ही उनके लिए एक फ्यूल साबित हो सकता है, उनके लिए बहुत
सहयोगी साबित हो सकता है। और मुझे अपूर्ण आशा और विश्वास है कि जो आप आज कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप मतलब लगातार हमसे कांटेक्ट में हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से आगे चीज़ें चलती आ रही हैं और हम नेक्स्ट सेशन जब लेके आएंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया, कोई बात रह गई हो तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं फिर कार्यक्रम की समाप्ति की जाए। जी बिल्कुल, अब समाप्ति की जाए। अगला जो भी होगा वो शनिवार को होगा, तो वो सूचना इनको ग्रुप में दी जाएगी। धन्यवाद सभी का। ठीक है भैया। और हमारे जो आज के वक्त हैं, अगर वह कुछ बात उन्हें कोई सुझाव हो या कुछ कहना चाहें तो आमंत्रित है, नहीं फिर हम समाप्त करें। बस मैं अंतिम बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने आयोजन रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा कदम है और आपने मुझे बुलाया। और हमारे साथियों को भी की तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ कि वो हम बहुत आभारी हैं। और जाहिर सी बात है कि 38 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स मैंने देखा कि 90 के करीब थे। तो आप ऐसा मत सोचिए, बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन अगर आप अच्छी फाइट करेंगे तो आप जरूर अंदर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा मेहनत करें और अपने अपने जीवन में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप सभी का धन्यवाद। और आशुतोष जी, आपसे निवेदन होगा और क्षमा चाहूंगा आशुतोष जी, आपका धन्यवाद करना मैं भूल गया। आपका जो तो पूरा टेक्निकल आप देख रहे हैं, तो आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो एक चीज़ मुझे भूल गई, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आशुतोष जी, आपसे निवेदन होगा कि आज के कार्यक्रम की आप समाप्ति करें और मीटिंग को एंड करें। बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा कार्यक्रम था। और हेमंत भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कल रात भी इनसे कहा था कि आप एक इंजीनियर का काम कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए आप एक रोड बना रहे हैं। बाकी चलना, मेहनत करना वो अभ्यर्थियों के ऊपर है। तो आप लोग अच्छा करें, अच्छा नाम करें, बेहतर कार्य करें। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होती है। धन्यवाद। आप सभी एक एक करके लीव कर दीजिए, बाकी की